डबल आता है। भाई अब देखो मैं तुम्हें नहीं छेड़ रही और ना ही मैं पर्सनल हो रही हूँ, बट चैप्टर केमिस्ट्री ऐसा है, मैं क्या करूँ। अब भाई किसी ने आके कुछ डाल दिया, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे घी, आग में घी डाल दिया, पहले बहस बसाई हो रही थी, ऊपर से किसी ने आके भाई आग में घी डाल दिया। ये तो रात को भाई 4 बजे तक ऑनलाइन था, इसने तो जवाब भी नहीं दिया तेरे मैसेज का। तो सोचो भाई क्या। मगर अगर आप सोचें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सोच के देखो, लीगेंड भैया बाहर का इंसान है जो अपना इलेक्ट्रॉन देने आया है, वो तो मेहमान है। आप लीगेंड को पहले इज्जत दीजिए ना, वो तो बाहर से चल के आया, ले भाई बेटा मैं तेरे को लोन पैर देता हूँ आजा। तो भाई किसे नाम दे। कोऑर्डिनेशन से 2 सवाल तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ये एक ऐसा चैप्टर है जो मेंस एडवांस दोनों के लिए ही आपको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। Hi my Katine Army, this is Shilpi Kaushik aka your Dora मैम, जो आज आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके जेई सिलेबस का कराएंगे, जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मेरा ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैं कहूंगी इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ साथ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। आपको इसको पढ़ने में मजा आएगा और सारा जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पहले पढ़ा है तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो भी आई वुड से कि आप कोऑर्डिनेशन से 2 सवाल तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ये एक ऐसा चैप्टर है जो मेंस एडवांस दोनों के लिए ही आपको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो अगर आपने बेटा ये सेशंस मेरे साथ लगा लिए तो मैं दावा कर सकती हूँ, गारंटी ले सकती हूँ कि आपकी शिफ्ट में जो सवाल आएगा वो आपसे छूटेगा नहीं, और आज की क्लास में जो भी हम चीजें पढ़ेंगे वहीं से आपका क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो डोरा मैम के साथ आपको जुड़े रहना है, अपना कमिटमेंट याद रखना है कि यस डोरा मैम वी आर कमिटेड टू यू, और ये पूरा चैप्टर हम आपके साथ करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, जो इस सेशन को करने के बाद मैं आपको टेस्ट दूंगी, आपको वो टेस्ट भी लगाना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे मैम टेस्ट कहाँ मिलेगा, हमें तो टेस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मैं बता देती हूँ जरा बेटा, जो भी मैं प्रोजेक्ट आईआईटी की सीरीज के अंदर लेक्चर लेती हूँ, उस लेक्चर के बाद मैं एक डीपीपी बनाती हूँ इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, ठीक है। वो टेस्ट की फॉर्म में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना सीखें। आप टाइमर लगा के अगर क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि पेपर में तो आपके भाई दिमाग पे सिर के ऊपर घंटा बजेगा, टन टन टन, है ना। तो वो प्रेशर जो टाइम का है, वी शुड नो हाउ डू वी हैंडल दैट प्रेशर, और उसी के लिए बेटा आपको हर सेशन के बाद यहाँ पे जो हमारा कोर्स है फ्री, उसके अंदर जाके आपको माई टेस्ट के सेक्शन में ये टेस्ट देना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे इस क्लास में नए होंगे जिनको पता ही नहीं है कि उनकी डोरा मैम ने उनके लिए फ्री बैच बना रखा है, तो मैं बता देती हूँ बेटा। तो ये जो एक सीरीज आप देख रहे हो ना प्रोजेक्ट आईआईटी की हमारे चैनल पे, दिस इज नॉट अ रेगुलर यूट्यूब सीरीज, बल्कि ये बैच है पूरा जो हमने फ्री कर दिया है आपके लिए। आप देख सकते हो 0 रुपीज का कोर्स है ये, इट्स अ प्रॉपर बैच जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को ओपन करना है, तो आपको ऐसे स्क्रीन पूरा जो है कोर्स का डिटेल्स आ जाएंगी कि कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश, सब्जेक्ट कौन से कवर्ड हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन होगा बाय नाउ, और बाय नाउ के ऊपर 0 रुपीज होंगे, तो खर्चे की टेंशन नहीं लेनी आपको, हमारी जेब से कट रहा है, ठीक है। तो बाय नाउ पे आप टैप करोगे तो आपको बोलेगा कि डू यू वांट टू एनरोल एंड मेक अ पेमेंट ऑफ 0, तो आप 0 पे यस करके आप एनरोल हो जाओगे। तो आपको फिर माय पूरे जो सेशंस हैं, माई कोर्सेज का जो ऑप्शन है वेदांतु के टैब में, तो उसमें कोर्सेज में नीचे माई टेस्ट आता है, तो वहां टैप करके सारे टेस्ट की लिस्ट देखो ऐसे ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अटेम्प्ट नाउ पे टैप करना, टाइमर के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उसे करने के बाद मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि डोरा मैम हमने इतने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो ईमानदार रहना है, मैंने आपको पहले भी कहा लॉयल रहना है मेरे साथ, जो भी मैं एक आपको दूंगी क्वेश्चन असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए तो भैया चैनल पे जरा सब्सक्राइब रहिएगा अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं। तो आई एम कमिटेड टू डोरा मैम, अगले 4 महीने अगर आप बहुत अच्छे से सारी चीजें फॉलो करेंगे जो मैं इस चैनल पे कराऊंगी, तो बेटा आपकी 70+ मार्क्स की गारंटी मैं जनवरी अटेम्प्ट की ले सकती हूँ, मगर सिर्फ तब जब आप सारी क्लासेस को शिद्दत से फॉलो करेंगे, सारा होमवर्क शिद्दत से फॉलो करेंगे, ठीक है।
ओके चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सिलेबस क्या है। अगर हम एनटीए की ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से देखें तो आपका जेई 2026 का सिलेबस है, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो थ्योरीज हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर्स थ्योरी है, फिर कुछ टर्म्स है, लिगेंड्स क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, डेंसिटी, किलेशन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है, तो मतलब एक जब न्यूक्लियस होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम है, वो वाले आपके सिलेबस में आईयूपीएसी है। फिर बॉन्डिंग के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, सीएफटी है, फिर कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपाउंड्स और आइसोमेरिज्म भी है। ठीक है, आइसोमेरिज्म भी मेंशन करके दिया है। तो ये सारा आपका सिलेबस है। अब इस सेशन को, ये जो चैप्टर हम दो हिस्सों में करेंगे, पहला हिस्सा होगा जहां पे हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, टू डिफाइन क्या है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, लीगेंड क्या है, कितने तरीके के लीगेंड्स होते हैं, कितने तरीके के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, डेंटिसिटी क्या है, अलग अलग लीगेंड्स की डेंटिसिटी देखेंगे वो, उसके साथ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। उसके बाद देन थ्योरीज में हम वर्नर्स थ्योरी और वीबीटी करेंगे। तो आज का हिस्सा यहाँ तक होगा जो हम वीबीटी तक करेंगे। ऐसा इसीलिए किया मैंने क्योंकि अगला जो पार्ट होगा फिर उसमें हम देखो वीबीटी तक क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक हम करेंगे। इसके बाद सीएफटी और आइसोमेरिज्म हमारा पार्ट नंबर 2 में होगा, सीएफटी आइसोमेरिज्म। ठीक है, दोनों ही जो पार्ट्स हैं उनसे सवाल आते हैं, मत सोचना टाटा बाय बाय, वो समझ ही नहीं आएगा अगर आपने ये सेक्शन नहीं देखा तो। सारे टॉपिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी। ठीक है, बेसिक मतलब मैम देखो भाई, मैम आपने तो कहा बेसिक से कराऊंगी, एबीसीडी नहीं कराया आपने, चार्टे पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज ध्यान देना बेटा। तो सिंपल सॉल्ट, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऐसा नहीं हम चैप्टर को सीधा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डेफिनेशन से शुरू करेंगे, नहीं। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जनरली जब आप डील करते हो कुछ कंपाउंड्स, आप अपने आसपास स्टडी करते हो, तो आपको ना दो तरह के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। एक होते हैं सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट होते हैं जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि कंपाउंड्स जिसमें एक सिंपल केटायन होता है और एक सिंपल एनायन होता है और आपस में मिलके उन्होंने सॉल्ट बना रखा होता है। ठीक है, कैसे मैम? अरे बचपन से आपका फेवरेट है बेटा सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट ले लो, मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, एल्यूमिनियम सल्फेट ले लो, एटसेट्रा। तो इनके अंदर क्या होता है? ओनली सिंगल सिंपल केटायन होगा एंड अ सिंगल सिंपल एनायन होगा ऑन डिसोसिएशन। अगर आप इसको तोड़ भी दोगे सोडियम क्लोराइड को, तो आपको पता है पानी में अगर आपने डाला तो सोडियम आयन एक्वस और क्लोराइड आयन देगा ये, तो एक सिंपल केटायन एक सिंपल एनायन से बने हुए हैं। ऐसे पोटेशियम सल्फेट को तोड़ोगे, पोटेशियम आयन सल्फेट आयन मिलेंगे। तो ये सिंपल सॉल्ट्स होते हैं जिनमें एक सिंपल हमारा सिंगल केटायन होता है। तुम्हारी यार सिंगल से याद आया, हाँ कोई और भी तो सिंगल है इस क्लास में, मैं नहीं, ऑब्वियसली तुम भाई। तो सिंगल सिंपल केटायन और ऐसे सिंगल सिंपल एनायन से बने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बचपन में फेवरेट हुआ करते थे सिंपल सॉल्ट्स। इसके बाद बेटा अपने पास होते हैं एडिशन कंपाउंड्स। क्या नाम है? एडिशन कम। सोचो भाई इनका भी एडिशन हो गया, तुम्हारा कब होगा रे एडिशन? देखो एडिशन होता है बेटा जब हम कंबाइन कर देते हैं टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स। तो कब एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं? जब हम दो या दो से ज्यादा स्टेबल सॉल्ट्स कंपाउंड्स को बेसिकली कंबाइन कर रहे हैं। तो तुम्हारा कब होगा वो कॉम्बिनेशन? पहले स्टेबल होना पड़ेगा। देखो एडिशन कंपाउंड्स में भी भाई तुम एक लाइफ कहता है, इसमें क्या होता है एडिशन कंपाउंड्स में? कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स का। तो कॉम्बिनेशन के लिए पहले स्टेबल करना पड़ेगा तुम्हें, अभी तुम स्टेबल नहीं हो। ठीक है, तो देखिए तो एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्म जब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ टू और मोर देन टू स्टेबल कंपाउंड्स को जोड़ दिया जाए। अब यार जाहिर सी बात है एडिशन कंपाउंड्स हैं तो आप जोड़ रहे हो, किसी भी रैंडम के साथ तो नहीं जुड़ जाओगे रैंडम अमाउंट में। तो एक प्रॉपर स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट के अंदर हम इनको ऐड करते हैं। तो एक प्रॉपर स्टोइकियोमेट्रिक रेशो के अंदर जब दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स को ऐड कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तो बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब इन एडिशन कंपाउंड्स में दो कैटेगरीज होती हैं। ये एडिशन कंपाउंड्स बेटा दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डबल सॉल्ट। क्या होता है डोरा मैम? तो कोई ऐसी भाई अजीब सी गर्मी सी प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ देखो, एक होता है हमारे पास
एडिशन कंपाउंड्स में एक होते हैं डबल सॉल्ट, और दूसरे जो इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो देखिए मैंने क्या कहा है कि जनरली हम कंपाउंड्स जो पढ़ते हैं अपने आसपास, वी हैव सिंपल सॉल्ट्स जिनको आप सिंगल केटायन सिंगल एनायन से बनाते हो, सिंपल केसेस होते हैं सॉल्ट्स के। दूसरा एडिशन कंपाउंड्स होता है जब एक पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में आप दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स को कंबाइन कर देते हैं। ये जो आपके एडिशन कंपाउंड्स हैं दो पार्ट्स में बटे हुए होते हैं, एक होते हैं डबल सॉल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो चैप्टर का टाइटल है दैट इज टू स्टडी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मगर हम डबल सॉल्ट भी देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं पूछा हुआ, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो अगली बात है कि क्या होते हैं डबल सॉल्ट। देखो डबल सॉल्ट के नाम में ही डबल आता है भाई। अब देखो मैं तुम्हें नहीं छेड़ रही और ना ही मैं पर्सनल हो रही हूँ, बट चैप्टर केमिस्ट्री ऐसा है, मैं क्या करूँ, अब नाम बार बार सिंगल डबल आ रहा है। अब उसमें तुम्हें अगर पिन चुभ रही है इसमें, यार केमिस्ट्री वाली मैम की क्या गलती है? अब मेरी तो मजबूरी है, मैं यही सब्जेक्ट आता है मुझे, यही पढ़ाऊंगी तुम्हें। अब तुम मुझे बोलते हो मैम आप बहुत पर्सनल हो रहे हो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मैं पर्सनल नहीं हो रही, सब्जेक्ट इज पर्सनल विथ यू, सो डोंट ब्लेम द टीचर, ठीक है। देखो बेटा डबल सॉल्ट, सोचो भाई सॉल्ट भी डबल होके बैठा है और एक तुम हो। तो डबल सॉल्ट्स कौन होते हैं? दे आर ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जब आप इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो डबल सॉल्ट भैया तितर बितर हो जाएंगे। मतलब जैसे ही आप इनको पानी में डालोगे ये अपने सारे रिस्पेक्टिव केटायंस एनायंस में फ्रीली टूट जाएंगे। समझ रहे हो? तुमने एक डबल सॉल्ट लिया तो तुमने डबल सॉल्ट को डाल दिया पानी में, तो तुमने देखा डबल सॉल्ट में जितने केटायन एनायन थे भैया सारे बिखर गए, सारे मतलब इंडिविजुअल केटायन एनायन में सेपरेट आउट हो चुके हैं जब हम इनको डिसॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो भी सोल्यूशन होगा बेटा उनकी सेम प्रॉपर्टीज होगी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के जैसी। सही बात है ना? इनके सॉल्यूशंस आर गोइंग टू हैव सेम प्रॉपर्टीज एज द इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होगी वही इनके सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी होगी, है ना। आप इनको जब पानी में डाल रहे हो पूरे रिस्पेक्टिव केटायन एनायन के अंदर टूट जा रहे हैं, वो डबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जब आप इनको पानी में डिसॉल्व करोगे दे डू नॉट ब्रेक अप कंप्लीटली। इनको तोड़ना इतना आसान है। डबल सॉल्ट में क्या था, जितनी जल्दी जुड़े थे इतनी जल्दी टूट गए भाई। किसी ने आके कुछ डाल दिया, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे घी, आग में घी डाल दिया। पहले बहस बसाई हो रही थी, ऊपर से किसी ने आके भाई आग में घी डाल दिया। ये तो रात को भाई 4 बजे तक ऑनलाइन था, इसने तो जवाब भी नहीं दिया तेरे मैसेज का। तो सोचो भाई, तो किसी ने भाई ऐसा घी डाला है आग में कि पानी में जाते टूट गए, सेपरेट हो गए। इनमें थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। कहते हैं हमें पानी में भी डालोगे ना हम इंडिविजुअली पूरे तो नहीं ब्रेकअप करेंगे, पूरे नहीं टूटते। तो ये 100% इंडिविजुअल केटायन एनायन के अंदर सेपरेट आउट नहीं होते हो। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट आयोन्स होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लूज करके आयोन्स फॉर्म में चले जाते हैं। मैं एग्जाम्पल लूंगी तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए डबल सॉल्ट में बेटा, तो जैसे मैंने कहा, नहीं तुम्हारा लाइट नहीं गया है, मजा तो आ रहा है ना सेशन में, चलो बढ़िया। ये जो अभी अंधेरा हो गया था कुछ देर पहले, जेई की तैयारी भी ऐसी ही लगती है ना, एकदम अंधेरे में। क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है? कब क्या पढ़ना है, कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं पता। बस कोई रोशनी बनकर आए और एक ऐसा रास्ता दिखा दे कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो ये अंधकार अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो बेटा कुछ ऐसा ही है हमारा एकलव्य टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने दिन रात ये मान लो इतनी मेहनत करी है तुम्हारे लिए, एग्जैक्ट डिकोड कर दिया है जेई एग्जाम का पेपर पैटर्न। और इस साल इसी टेस्ट सीरीज से सबसे ज्यादा सवाल मैच करेंगे, डंके की चोट पे कहते हैं। इसमें हर हफ्ते आपके शेड्यूल टेस्ट रहेंगे कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स के ऊपर, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करते हुए चलना। चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इनके सॉल्यूशंस जो है दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज द मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। बताया था मैंने। एग्जांपल देखो कार्नलाइट। कार्नलाइट को देखना, ये डबल सॉल्ट है। अगर आप पानी में डालोगे तो पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन में अलग हो जाएगा। मोहर सॉल्ट देखिए बेटा, मोहर सॉल्ट को पानी में डालोगे तो ये फेरस आयन, अमोनियम आयन,
सल्फेट आयन में तितर बितर होके अलग हो जाएगा। ऐसे पोटैश एलम होता है, फिटकरी होता है, जो घर पे आपने देखा होगा ना, पापा शेविंग के बाद अगर कट्स वट्स होता है तो फिटकरी लगाते हैं, वो यही होता है पोटैश एलम। तो इसको पानी में डालोगे तो पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन्स में भाई तितर बितर हो जाएगा, अलग है ना, टूट जाएगा। तो दे आर द डबल सॉल्ट्स, ठीक है, ये डबल सॉल्ट्स है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, हमारे पास है कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिसकी हम बात कर रहे थे। तो मैंने क्या कहा था, जैसे देखिए आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है पोटेशियम वाला K4FeCN6, तो अगर आप इसको पानी के अंदर डालेंगे ना, तो जो ब्रैकेट के बाहर वाले आयन्स हैं सिर्फ वही अलग होंगे। जैसे यहाँ से देखिए 4 मोल पोटेशियम आयन बेटा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कैसे टूटेगा, 4 मोल पोटेशियम आयन्स अलग हो जाएंगे, प्लस यहां से देखिएगा FeCN6 आपने 4 मोल पोटेशियम आयन्स थे, तो 4 प्लस था जो बैलेंस आउट हो रहा था, तो ऊपर कॉम्प्लेक्स से 4 नेगेटिव चार्ज रख देंगे, तो ये ना ऐसे टूटेगा। समझ लो इसमें फर्क क्या हुआ मैम, उसमें और उसमें फर्क ये हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट में से जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें से साइनाइड आयन, आयरन जो है ना, Fe+2 अलग नहीं हुए निकल के। इतना मतलब समझ रहे हो ना डिफरेंस, आपके डबल सॉल्ट में सारे कीटाणु आयन सेपरेट आउट होते, ये अपनी पूरी इंडिविजुअलिटी लूज कर दे रहे थे। जबकि यहाँ आप देखिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर दे आर नॉट गेटिंग फ्रीली कन्वर्ट इनटू ऑल द आयन्स, है ना, सिर्फ सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट आइडेंटिटी लूज करते हैं। जैसे K4FeCN6 को जब हमने तोड़ा, तो जो ब्रैकेट के बाहर आयन्स होते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाले पार्ट को आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, आगे करेंगे। सिर्फ ये बेटा अपना सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है, अंदर जो भी है अंदर से कैटायन आयन निकल के नहीं आते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। अब क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मैम, तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट, कौन से एग्जाम्पल्स हैं बेटा डबल सॉल्ट के। तो डबल सॉल्ट में बेटा क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए, एक बार हम देख लेते हैं। डबल सॉल्ट वही जो पूरे तितर बितर हो जाएंगे पानी में जाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो आप देखिए पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O, आपने अभी इसको देखा है, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O एलम है, ये डबल सॉल्ट है, पूरा तितर बितर हो जाएगा भाई आयन्स में, ठीक है। ये देखो मोहर सॉल्ट भी, अब आपको याद होना चाहिए मोहर सॉल्ट दिया गया है यहाँ पर, ये भी डबल सॉल्ट है। अब यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट 4NH3 और H2O इसके साथ ही है, ठीक है। ये आप नीचे देखिए डी वाले में FeCN2 4KCN। अब आप इसको अगर देखें, ये दे आर एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, देखिए वही तो है, K4 मतलब बाहर 4 पोटेशियम है, K4 FeCN6 वही तो बना, कौन है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये दोनों। तो समझ रहे हो, तो यहाँ पे आपके डबल सॉल्ट में सिर्फ A और C है, बाकी ये जो दोनों आपको दिए गए हैं दे आर व्हाट एक्चुअली, दे आर द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये साफ साफ, ठीक है, दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो आपका आंसर होता ए। तो ऐसे क्लासिफिकेशन इसीलिए करा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे बेटा। तो अब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अगर आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो आपको उसमें कई चीजें दिखती हैं, देखिएगा जरा। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, आपने यही लिखा है K4FeCN6, ठीक है, ये कंपाउंड था। तो बेटा इसमें आप एक बात देखिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला माल होता है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर वाले सामान को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ठीक है। जो भी बेटा ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा होता है, यहाँ या फिर आप यहाँ बोल सकते हो, जो बाहर आप लगाते हो उसे आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। देखो आयोनाइजेशन स्फीयर का बस मतलब क्यों जरूरत होती है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो भी चार्ज होता है उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम आयोनाइजेशन स्फीयर में आयन्स को रखते हैं। जैसे इस कॉम्प्लेक्स पे टोटल 4 नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तभी हमने बाहर 4 पोटेशियम आयन आयोनाइजेशन स्फीयर में रख दिए कि चार्ज बैलेंस आउट हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ आप ऐसा सिनेरियो देखते हैं, अंदर वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर। अब अगर आप सोचे तो बनते ही क्यों है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, या इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, तो हो ये रहा है बेटा, आपके पास जो मेटल है उस मेटल के पास है वेकेंट d ऑर्बिटल।
क्या है बेटा, वेकेंट डी ऑर्बिटल खाली पड़ा है। अगर आप अपने ट्रांजिशन मेटल्स को देखें तो ट्रांजिशन मेटल्स के पास वेकेंट डी खाली होता है ना। और सामने आपके पास एक ऐसा स्पीशीज है जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है डोनेशन के लिए, इसको लीगेंड बोलते हैं। क्या कहते हैं, लीगेंड। तो ये लीगेंड बेटा क्या करता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल के वेकेंट डी के अंदर ट्रांसफर करता है। अब ये कौन से बॉन्ड के थ्रू किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ओनली, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये हुआ है, कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड। यहाँ से बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब आप एक चीज देखिए बेटा, यहाँ पे क्योंकि मेटल ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है वेकेंट डी में, तो ये कौन है, ल्यूइस एसिड है। ल्यूइस एसिड का काम कर रहा है। और लीगेंड ने बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, तो ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप इसी के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। ये लीगेंड से मेटल का जो इंटरेक्शन है, लीगेंड ने अपने लोन पेयर को मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर किया है ताकि ये स्टेबलाइज जो है खुद को महसूस करे, है ना। तो उसके लिए तो अब आप देखिए, तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन कौन मौजूद होता है। तो अब आपको समझ में आएगा कि मतलब मैम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक मेटल होगा, यस, या फिर मेटल आयन, मतलब ये न्यूट्रल भी हो सकता है, इस पे चार्ज भी हो सकता है, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा प्राणी होगा बेटा लीगेंड। लीगेंड तो असली माल है जो इलेक्ट्रॉन देने आया है। और ये कौन है, ये तो बस हमारे काउंटर आयॉन्स है जो चार्ज को न्यूट्रलाइज करने आए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है दैट इज बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयॉन्स और मॉलिक्यूल्स, बेसिकली लीगेंड से बॉन्डेड है, ठीक है। अब ये सेंट्रल एटम, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेटल है, या आप इसके आगे सेंट्रल लगा लो तो और अच्छी फीलिंग आएगी, सेंट्रल मेटल या फिर सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, तो वही कह रहे हैं, देखो एटम और आयन अराउंड व्हिच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स आर बाउंड। जैसे इसी एग्जांपल को अगर हम ले K4 FeCN6, तो पता लगाते हैं इस पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल के ऊपर, सेंट्रल मेटल, ठीक है। 4 पोटेशियम है बेटा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज रहा होगा क्या, यस मैम 4 नेगेटिव। और एक साइनाइड पे बेटा -1 चार्ज होता है, तो 6 साइनाइड पे -6 होगा। तो मान लो आयरन पे X चार्ज है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने X ले लिया, ठीक है। एक साइनाइड पे -1 है, 6 पे -6 होगा, ओवरऑल -4 है। तो ऐसा कुछ रिडॉक्स में करते थे ना हम, -4 + 6 यानी +2। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है Fe+2, सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ पे Fe+2। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है जो अपने वेकेंट डी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या कर रहा है, एक्सेप्टेंस कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, एक्सेप्टेंस कर रहा है। कर सकते हैं इस चीज को, बताइए, सिंपल सी बात है ये तो, यस मैम। चलो अब और एग्जाम्पल देखो ऐसे ही, सेंट्रल मेटल बताइएगा, एक और एग्जाम्पल ले लें, ओके, हाँ लिखे, यहाँ लिख लेते हैं, देखो कोबाल्ट, ये कॉम्प्लेक्स है, बताइए इसमें सेंट्रल मेटल एटम है, आयन है, कौन है, कोबाल्ट है। अब एटम है या आयन, कोबाल्ट पे मान लो ऑक्सीडेशन नंबर X है, अमीन जो है बेटा न्यूट्रल लीगेंड होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ओवरऑल +3, तो यानी X +3 है, मतलब यहाँ सेंट्रल मेटल आयन है इस कॉम्प्लेक्स में, दैट इज कोबाल्ट +3, है ना, कोबाल्ट +3। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लीगेंड पे कितना चार्ज है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना, दिस इज ऑल दैट वी हैव टू डू, तो वो चीज हम सारी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन हमारा कोबाल्ट +3 था। तो ये टर्म्स हुआ कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हो क्या रहा है, किस तरीके की इंटरेक्शंस हो रहे हैं, और सेंट्रल मेटल एटम या आयन कौन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बेसिक टर्म्स खत्म हो गए मैम, नहीं, और बेसिक टर्म्स है, सारी कवर करेंगे, ठीक है। आगे बेटा लीगेंड्स, लीगेंड्स कौन है, वही ल्यूइस बेसेस जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करने आए हैं, देने के लिए आए हैं। तो देखो वो ऐसे लीगेंड्स आर ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये एनायंस हो सकते हैं, या बेटा केटायंस हो सकते हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में, और जो ल्यूइस बेसिस की तरह बिहेव करते हैं। तो बेसिकली ये वो स्पीशीज हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन देने आए हैं, और लीगेंड्स जो है
हैं वो न्यूट्रल हो सकते हैं, चार्ज्ड हो सकते हैं, कुछ केसेस में कैटायनिक लिगेंड्स भी होते हैं, ऑल्दो वो हमें इतने नहीं पढ़ने हैं बट कुछ हैं, है ना। तो मैं आपको पूरा टेबल दिखाऊंगी। फिर काउंटर आयन होता है, जो मैं बता चुकी हूँ, काउंटर आयन वही जो आयोनाइजेशन स्फीयर में लिखा जाता है, जिसका काम होता है कॉम्प्लेक्स के चार्ज को पूरा बैलेंस करना, है ना, वो पूरे चार्ज का हिसाब किताब को न्यूट्रल करना, काउंटर आयन। अब लिगेंड्स के देखना जरा टाइप से समझते हैं। तो लिगेंड्स बेटा सिंपल आयन्स हो सकते हैं, सिंपल आयन्स हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे H2O, एक्वा जिसे बोलते हैं, अमीन है, स्मॉल सिंपल आयन, ब्रोमाइड, क्लोराइड एक्सेट्रा ले सकते हो। लार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे इथिलीन डायोमीन है ना, या उसके डेरिवेटिव्स अराउंड दैट। मैक्रो मॉलिक्यूल, इवन प्रोटीन्स भी लिगेंड्स का काम करते हैं, हमें ये वाला केस नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ, लिगेंड को एक ल्यूइस बेस की तरह काम करता है, क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो लिगेंड की अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। काउंटर आयन हम पढ़ चुके हैं, नेट चार्ज का हिसाब किताब जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, उसको बैलेंस करना। तो ये हमारी कुछ जो है टर्मिनोलॉजीज बनी, ठीक है। अच्छा, एक टर्म ये बस क्विक रिवाइज करना है आपको, ठीक है, रिवीजन स्लाइड है सारी बेसिक टर्म्स का। एक चीज और देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोऑर्डिनेशन नंबर आप किसी कॉम्प्लेक्स का बेटा जी कैसे बताइएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स का बताना है तो उसके लिए सॉरी तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें क्या करना होता है? अक्सर लोग गलती करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जो बच्चे समझते हैं वो ये होता है कि मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, वो उसको कोऑर्डिनेशन नंबर मान लेते हैं। जैसे K4FeCN6 में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर आप कहेंगे 6, क्योंकि मैम 6 लिगेंड्स उससे जुड़े हुए हैं। तो मैं कहूंगी ये पूरा करेक्ट नहीं होता। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको एक चीज यूज करनी है, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लिख रही हूँ, देखिए, नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, या आयन, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिगेंड। अब डेंसिटी क्या है ये आगे समझाऊंगी, अभी बस कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे देखना, इसी एग्जांपल से देखते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। K4FeCN6, तो बेटा यहाँ पे आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? आयरन से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6, और एक साइनाइड लिगेंड की डेंसिटी 1 होती है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ठीक है। मैंने आपको बोला कि मान लीजिए आयरन है, इससे ऑक्सलेट या चलो इथिलीन डायमीन लगा हुआ है 3, मैंने ये कर दिया, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए आयरन का, तो आप कैसे देखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आप कहेंगे मैम 3 है इथिलीन डायमीन, 3 लिगेंड्स, मगर एक इथिलीन डायमीन की डेंसिटी 2 होती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, ठीक है। तो बस नोट कर लो, क्या है डेंसिटी बताऊंगी। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो डेंसिटी होता है कि जो लिगेंड है वो मेटल को कितने लोन पेयर्स डोनेट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। आपके कॉम्प्लेक्स में लिगेंड से मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन आ रहा है, वो उसका डेंसिटी होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन लिगेंड्स एंड द सेंट्रल मेटल एटम या आयन, या मैं और आराम से कहूंगी, आप मैथमेटिकली इस तरीके से ध्यान रखो, नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ लिगेंड, है ना। तो कुल मिला के तो वही आपको पता चला कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन तक पहुंच रहा है ना। तो वो सिग्मा बॉन्ड का वही तो मतलब है, कितने सिग्मा बॉन्ड ही तो है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बन रहा है, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड ओनली, है ना, जिसकी हम बातचीत यहाँ कर रहे थे अभी, ये सिग्मा ही है, देखो मैंने बताया भी था, है ना। ओके, चलिए इसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस बेटा कितने तरीके के होते हैं हमारे पास? तो वी हैव कुछ चार्ज के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस पे कोई चार्ज नहीं होता ओवरऑल। इतने एग्जाम्पल तो कोई, ये बहुत डायरेक्ट टाइप्स हो गए तो इनको इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जो पेपर में पूछे गए हैं वो ये है, देखिए, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। बेटा होमो का मतलब सेम होता है ना, तो लैप्टिक एक तरह से लिगेंड आप सोचो,
तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होता है, इनमें जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उससे एक ही तरीके के लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, मतलब सारे लिगेंड्स एक ही टाइप के होंगे, वो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अगर आप बेटा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की तरफ जाइएगा तो हेट्रोलैप्टिक में क्या होता है कि आपके जो मेटल से जुड़े हुए लिगेंड्स हैं वो सारे सेम टाइप के नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के लिगेंड्स आपके सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े होंगे, ठीक है। तो जैसे देखिएगा एक एग्जांपल, फिर क्वेश्चन करेंगे, क्रोमियम से यहाँ 6 अमीन लिगेंड्स जुड़े हैं, तो 6 के 6 सेम है, तो ये कैसा है, होमोलैप्टिक है। यहाँ देखो हेट्रोलैप्टिक, बेटा कोबाल्ट से आपको 2 अलग तरीके के लिगेंड्स दिखेंगे, 4 अमीन और 2 ब्रोमो, तो ये कैसा है, हेट्रोलैप्टिक लिगेंड, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, सॉरी। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए अब। तो टर्मिनोलॉजी से सवाल आते हैं, ये पोर्शन स्किप नहीं करना, अच्छे से एक एक चीज करा दूंगी कि कोऑर्डिनेशन का सवाल तो तुमसे कुछ नहीं छूट सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हो ही नहीं सकता, बस पूरा सेशन लगाना अच्छे से। कौन सा कॉम्प्लेक्स होमोलैप्टिक है बताइए, तो क्या ही देखना था इसमें, बस ये देखना था एक ही तरीके के लिगेंड्स होने चाहिए सारे। तो आपने देखा 2 अमीन 2 नहीं, हेट्रो हेट्रो हेट्रो। डी देखिए, इसमें निकल के साथ 4 CN, मतलब 4 के 4 सेम टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये कौन है हमारा, दिस इज द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, सॉरी मैं लिगेंड क्यों बोल रही हूँ, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चलो भाई। इसके बाद क्लासिफिकेशन अगर हम लिगेंड्स का करें, आप लिगेंड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो बेटा चार्ज के बेसिस पे अगर मैं कहूँ लिगेंड्स को क्लासिफाई करने को, तो आप 3 टाइप्स में इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं जिन, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कार्बोनिल लिगेंड है CO, कार्बोनिल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। मैंने कहा H2O क्या होता है, एक्वा इसका नाम होता है, कैसा है, न्यूट्रल है। मैंने कहा इथिलीन डायमीन, देखिए इथिलीन डायमीन क्या है, कैसा है, न्यूट्रल है। मैंने कहा अमीन कैसा है, न्यूट्रल है। तो बहुत ज्यादा आप इनको यूज करते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं जिन पे चार्ज नहीं होता, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। कुछ पॉजिटिव तो चलो बाद में करेंगे। नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं जिन पे ओवरऑल क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। जैसे क्लोरो है आपके पास Cl-, सियानो है Cn- है, इनको तो बहुत ज्यादा ही आप यूज करिएगा। ये दोनों तो सबसे ज्यादा एनायनिक लिगेंड्स के अंदर यूज होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। Cl- आइनो, ऐसे ही हेलाइड्स में और आप ब्रोमो ले सकते हो Br-, हाइड्रोक्सो ले सकते हो OH-। तो एनायनिक लिगेंड्स भी आप काफी ज्यादा यूज करते हो, ठीक है, काफी यूज होता है। कार्बोनेटो, अच्छा और क्या, तीसरा ऑक्सिलेटो, अच्छी सी राइटिंग में लिख देती हूँ थोड़ा सा, आगे पूरी लिस्ट है एग्जाम्पल्स की, आई विल शो यू। क्लोरोसियानो, ठीक है, ऑक्सिलेटो है बेटा, आप यूज करेंगे। जैसे ऑक्सैलिक एसिड जो है ना, देखिए ऊपर लिखती हूँ, ऑक्सैलिक एसिड होती है, ऑक्सैलिक एसिड में से 2 H+ निकाल दीजिए, तो ये ऑक्सिलेट होता है। कितना चार्ज होगा, -2 होगा, ठीक है, हाइड्रोक्सो एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। अब पॉजिटिव में कौन होता है, जैसे हाइड्राजीन आपने पढ़ा होता है N2H4, NH2 NH2, तो एक लोन पेयर अगर ये दे दे तो N+H3, तो ये कौन है आपका, कौन कर रहा है भैया मैसेज, तो ये कौन है आपका, एक मिनट, कैटायनिक लिगेंड, ठीक है। तो मैं पूरी लिस्ट दिखाती हूँ, बस मैं अभी तो आपको दिखा रही हूँ कि लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड में कोई चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव में दिल हैव पॉजिटिव, नेगेटिव में ये होता है। पूरा लिस्ट देखिए, आपको ध्यान में रखना है। ये जो जितने केसेस मैं आपको बता रही हूँ इतने तो आपको याद होने चाहिए, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। कार्बोनिल लिगेंड बेटा न्यूट्रल है, इथाइलिन डायमीन, एक्वा और अमीन। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, NH3 के नाम में बेटा MM आता है, अम्मी जान वाला, अमीन में जैसे वो साउंड आता है ना MM वाला, वो है ना, अमीन, अमीन लिगेंड है। जबकि इसके अलावा कोई और ऑर्गेनिक लिगेंड आएगा वहां सिंगल M होता है, जैसे इथिलीन डायमीन है तो इधर एक ही M है ना, सिंगल M होता है इधर, ठीक है, यहाँ पे सिंगल M आता है, इसको ध्यान रखना। मगर ये अमीन लिगेंड में MM आएंगे, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजीनियम मैंने बताया था, ऐसे नाइट्रोनियम है, नाइट्रोसोनियम है, दे आर द पॉजिटिव लिगेंड्स। और नेगेटिव वाली पूरी लिस्ट में आपको दिखा रही हूँ। आप एनायनिक लिगेंड्स में देखोगे इनका नाम ना प्यार से बिगाड़ दिया जाता है,
जैसे घर पे होता है ना, सोनाक्षी को सोनू, छोटू, बबलू, टब्बू, डब्बू, है ना, ऐसे ऊ हमारे घर पे जो निकनेम्स होते हैं उसमें ऊ का साउंड निकाल देते हैं, है ना, जैसे अपने अब्दुल सर अब्दू, हर्ष सर हर्षू, है ना, शिल्पी शिल्पू, तो ऊ का साउंड अपने ऊपर निकनेम बहुत निकालते हैं। तुम्हारा भी होगा, सच अपना कमेंट करना तुम्हारा निकनेम क्या है। तो ऐसे ही एनाइनिक लिगेंड्स का ना नाम बिगाड़ा हुआ है ओ लगा के, ठीक है। इनको बोलते हैं अरे इनका नाम बिगाड़ दो, क्लोरो किधर जा रहा है, एसीटेटो, अरे सल्फाइटो इधर आ, 2 ग्लास पानी लेकर आ, ठीक है, वो वाला इनके नाम के पीछे ओ है एनाइनिक लिगेंड्स में। तो क्या मैम ये पूरी लिस्ट याद रखनी है? नहीं, ये पूरी लिस्ट नहीं, आपको जो मैंने यहाँ पर्टिकुलरली लिख कर दिया है ये तो ज्यादा यूज होते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। क्लोरो है, सियानो है, ब्रोमो है, और कार्बोनेटो है, ऑक्सिलेटो है, नाइट्राइटो है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सो है, ये ना आपको नॉमेनक्लेचर अभी हम करेंगे IUPAC का, तो उसमें आपको यूज होगा, काफी ज्यादा हमें लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारा चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद और ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी का क्या क्लासिफिकेशन है, ये है डेंटिसिटी मतलब लीगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने लोन पेयर जो है मेटल को डोनेट कर रहा है, उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसे ही डेंटिसिटी बुलाते हैं। तो अगर बेटा लीगेंड ने मेटल को एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर किया उसके वेकेंट डी में, तो वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो देखना मोनोडेंटेट लिगेंड्स कौन है, विच प्रोवाइड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम या आयन। जैसे देखिए F- है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, एक्वा है, अमीन है, सियानो है, नाइट्राइटो है ना, इन सब में आप देखेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही सेंट्रल एटम को प्रोवाइड करते हैं। तो ये कौन कहलाते हैं? मोनो, मोनो मतलब 1, मोनोडेंटेट, डेंटिसिटी 1, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा काम आते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट बेटा जिनके पास 2 डोनर एटम्स हैं एंड दे प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। देखो कितने डोनर एटम होते हैं वो डेंटिसिटी नहीं होता। डेंटिसिटी इज नॉट दैट कि कितने डोनर एटम्स हैं, डेंटिसिटी सिंपल है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेटल को मिल रहे हैं बाय द लिगेंड। उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में उस लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दिए हैं, वो उसकी डेंटिसिटी होती है, ठीक है। जैसे आप देखिए इथाइलिन डायमीन है, तो इथाइलिन डायमीन में बेटा नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन का, तो मेटल को क्या मिलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मिले, तो इसकी डेंटिसिटी 2 हो गई, ठीक है। ऑक्सिलेटो है आपके पास, ऑक्सिलेटो में देखो ये O-, ये O-, इधर मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मिले, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 2 बनाए, तो ये डेंटिसिटी कितनी है? 2 है, ठीक है। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स बेटा बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि इसके एग्जांपल्स एक तो बहुत सारे हैं और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे भी जाते हैं हमसे, ठीक है। तो देखिएगा जरा कुछ और एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट बताती हूँ। यहाँ देखो 110 फिनांथ्रोलीन, 110 फिनांथ्रोलीन जो है इसमें ये नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर, ये नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर, तो कितनी डेंसिटी आई? 2 की डेंसिटी। मेटल को कितने लोन पेयर मिल रहे हैं? इस लिगेंड से 2 मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसका मतलब ये बाइडेंटेट है, ठीक है। अब क्या मैम ये सारे हमें याद करने हैं? नहीं, मैं कहूंगी जो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं वो मैं इसीलिए बता रही हूँ, कभी कभी क्या होता है ना जेई में आपको PYQ मैं दिखाऊंगी आपको, स्ट्रक्चर दिया जाता है एक कॉम्प्लेक्स सा किसी लिगेंड का और पूछा जाएगा इस लिगेंड की डेंटिसिटी बताइए, इस लिगेंड की डेंटिसिटी बताइए, तो आपको थोड़ा फिर वो चीज आना चाहिए, है ना, कि कैसे आप डेंटिसिटी बताइएगा, तो उस चीज के लिए हमें इसको देखना पड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से मैं बता रही हूँ, तो ये हो गया है बाइडेंटेट, पता चल रहा है। आगे सैलिसिलेटो, सैलिसिलिक एसिड होती है, उसी का बस OH का H हटा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का H हटा दिया, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से मेटल को, तो यानी डेंटिसिटी 2 हो गई। सैलिसिलिक एसिड से बनता है, सैलिसिलेटो हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, एसीटोन के ऊपर आपने एसिटाइल ग्रुप लगा रखा है, ठीक है। देखो CH3CO ये वाला, इसमें भी अगर आप देखेंगे O और O- से कितना डेंटिसिटी होता है? 2 होता है। आगे देखो यहाँ पे 2 पीरिडीन की रिंग्स को हमने जोड़ रखा है, तो इस नाइट्रोजन का एक लोन पेयर होता है, इसका होता है, तो बाइडेंटेट। तो ये सारे आपको याद नहीं करने, बस इनका स्ट्रक्चर देखिए, कभी पूछ ले डेंसिटी तो यू शुड बी एबल टू फिगर। ये याद रखिएगा ग्लाइसिनेटो, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ग्लाइसिनेटो कहाँ से आया बेटा? ग्लाइसिन नाम का एक हमारा अमीनो एसिड होता है, अगर आप देखें
तो अमीनो एसिड्स में सिर्फ एक लौता अकेला अमीनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो कौन सा होता है, देखिए यही है। इफ यू रिमेंबर, यहाँ देखो ये कार्बन है, इससे NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, आप बनाते हैं ना अमीनो एसिड, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव अकेला, देखो ये कार्बन है, ठीक है, NH2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अब इससे दोनों हाइड्रोजन लगे होते हैं, ये ग्लाइसिन होती है अकेली। द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इज ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में अगर आप मान लो इसका लोन पेयर और ये H निकले O-, तो ये दो साइड्स की तरह काम करके ये बाइडेंटेट लिगेंड हो जाता है। तो यहाँ से बनने वाला आप लिगेंड जो होता है ग्लाइसिन अमीनो एसिड से, उसे ही ग्लाइसिनेटो कहते हैं, ठीक है, ग्लाइसिनेटो। अब ग्लाइसिनेटो की एक मजे की बात है, ये देखो इसकी दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइट्स अलग हैं, देख रहे हो आप, इस ग्लाइसिनेटो लिगेंड की बेटा दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइट्स अलग हैं। तो किस तरीके का लिगेंड है, सिमेट्रिकल तो नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। देखो ना दोनों डोनर साइट्स अलग हैं इसकी, ये बात बहुत काम आती है आइसोमेरिज्म के अंदर, ठीक है। तो आप देखोगे AB टाइप का बाइडेंटेट लिगेंड है, AB टाइप का, जबकि ये जो आपने पीछे बनाया ये कैसा है, AA टाइप का है, दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइड सेम है, यहाँ दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइड्स अलग हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग साइड नाइट्रोजन एटम है और दूसरा ऑक्सीजन है ना, तो ऐसा है। चलो इसके बाद DMG याद रखना है, तो ग्लाइसिनेटो और बेटा DMG भी याद रखना है। DMG पूरा ऐसे लग रहा है ना, पोजीशन है भाई, कोई VIP बना घूम रहा है, DMG पूरा ये है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। देखिए डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो क्या है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है, डोनर साइट्स होती हैं। इधर देखिए डबल बॉन्ड कार्बन से, इधर 2 मिथाइल हैं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, O-, ये OH, ठीक है, ये एक DMG का यूनिट है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आता है, ये जो DMG है ना, ये बेसिक मीडियम में निकल +2 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, निकल +2 के साथ ये DMG जो है आप देख रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है बेटा बेसिक मीडियम में, जो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का। तो भैया इतना खूबसूरत होता है, ब्राइट रेड बोलो, रोजी रेड बोलो, चेरी रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है, और इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा। तो देखिए बेटा, अरे पूरा ही उलझ गया माइक पैर में, हाँ देखो ये रहा, निकल +2 है, आप DMG की 2 यूनिट्स लेते हो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, तो यहाँ निकल DMG बनता है कॉम्प्लेक्स, जो कैसा है, ब्राइट रेड, रोजी रेड। अब इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ देखिए निकल +2, ये 2 कोऑर्डिनेटिंग साइड्स बाइडेंटेट है ना, यहाँ से इसकी 2 कोऑर्डिनेटिंग साइड, ये एक DMG का यूनिट है, देखो एक DMG है, नजर आया, और ये बचा हुआ दूसरा DMG है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक मजे की बात, इस DMG और इस DMG में एक इंटरेक्शन अगर आप देखोगे, ये DMG में ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, सामने वाले का नाइट्रोजन से लगा O-, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। सेम कहानी, इससे जुड़ा OH का H और इसका O- हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो आप देख रहे हैं ऊपर नीचे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चल रहा है। सोचो भाई इसने भी बॉन्ड बना लिया, तुम कब बनाओगे, कॉलेज में जाकर, अभी तो नहीं बना सकते, अभी कौन बनाएगा तुम्हारे साथ बॉन्ड, बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे, सामने वाले भी कहेगा पहले कॉलेज में तो सिलेक्शन ले ले भाई, अभी कहाँ से तेरे साथ बॉन्ड बनाएगा कोई तो ज्यादा हवा में मत उड़ो, पढ़ लो तुम फिर बॉन्ड बनाना। तो निकल +2 के साथ देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इसके साथ, ऐसे ही ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रहा है। तो अगर आप कोवैलेंट बॉन्ड की रिंग देखें, 1 2 3 4 5, ये एक रिंग देखो 5 मेंबर की बन रही है, किलेशन 1 2 3 4 5, ये भी 5 मेंबर की रिंग बन रही है। प्रॉपर कोवैलेंट बॉन्ड्स वाली कितनी रिंग्स हैं, 5 मेंबर्स की 2 रिंग है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की रिंग बन गई, ये भी 6 मेंबर की रिंग बन गई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्चुअल कोवैलेंट बॉन्ड वाली कितनी रिंग्स हैं, 2 रिंग्स हैं 5 मेंबर की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली 2 रिंग है 6 मेंबर की। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, इट इज स्क्वायर प्लेनर एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। आगे करेंगे हम और चीजें, ठीक है, DsP2। तो बेटा कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, एक ये हाइड्रोजन H बॉन्डिंग कर रहा है, एक ये कर रहा है, ठीक है।
हाइड्रोजन्स नॉट इन्वॉल्व्ड या टर्मिनल हाइड्रोजन्स, कोई बोले कि भाई कितने टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं? देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करे, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो 12 हाइड्रोजन्स हैं जो टर्मिनल हैं। ब्रिज पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2। ब्रिज देख रहे हो जो ऊपर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, है ना, इन्वॉल्व इन एच बॉन्डिंग, इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को तो रट लेना है आपने, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले डीएमजी को याद रखेंगे कि कैसा है डीएमजी, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, और फिर उसका निकल +2 के साथ कॉम्प्लेक्सेस का ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन देखिए, ये सवाल 25 में पूछा गया है, कहता है कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल +2 आयन एंड डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइड कंटेन्स डैश नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इंटीजर टाइप में पूछ लिया भाई, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? तो आपको अभी मैंने पीछे स्ट्रक्चर दिखाया कि 12 हाइड्रोजन तो वो होते हैं जो कार्बन से जुड़े हैं, टर्मिनल वाले, मिथाइल वाले। 3, एक मिथाइल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 3 4 जा 12 हाइड्रोजन वो हैं, और 2 हाइड्रोजन ब्रिज वाले जो H बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो टोटल 12 और 2 14 हाइड्रोजन हो गए, है ना। इसने टोटल हाइड्रोजन पूछा था, तो टोटल पूछा था, तुम 14 रिपोर्ट करेंगे। अगर अलग से पूछता टर्मिनल या ब्रिज तो अलग आंसर होता। ब्रिज में 2 थे, टर्मिनल के 12 और 2 14 हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 14 हो गए, ठीक है। चलिए आगे भाई, डेंटिसिटी तो हमने बाइडेंटेट, अभी हमने मोनोडेंटेट लिगेंड्स देख लिया जिनकी डेंटिसिटी कितनी थी? 1 थी, जो मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन पेयर तक दे रहे थे। दूसरा हमने बाइडेंटेट देखा जो मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे रहे थे, इसमें अलग अलग टाइप्स देखे। ऐसे ही बेटा हमारे पास ट्राइडेंटेट होते हैं। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स में आप देखोगे कि 3-3 डोनर साइड से 3-3 जो है डोनेशन इलेक्ट्रॉन पेयर का मेटल को मिल रहा है। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, 3 पिरिडीन की रिंग्स को जोड़ा हुआ है हमने, तो 2 2 डैश 2 डबल डैश टर पिरिडीन, ठीक है, शॉर्ट में टर पी, टर एंड 3 एंड पी वाइफ ऑफ पिरिडीन, ठीक है। ऐसे ही देखियो डाइथाइलिन ट्राइअमीन है, नाइट्रोजन 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 थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो गया ये। ऐसी टेट्राडेंटेट है तो 4 डोनर साइड्स हो जाएंगी, है ना। तो इनका आपसे ऐसे नहीं पूछेगा एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, पूछेगा हायर डेंटिसिटी की, तो आपको यूजुअली स्ट्रक्चर देकर पूछता है, ठीक है। ऐसे ही पेंटा हो सकता है डेंटेट। एक सबसे इंपॉर्टेंट बेटा हेक्साडेंटेट। हाँ, तो कौन सा गाना बजाऊं? वैसे बजाने से याद आया, इस बार तो हमें मिलके एनटीए की बजानी है भैया, तो उसके लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहना, क्योंकि जितने सेशंस मैं आपको यहाँ करा रही हूँ ना, इस बार तो एनटीए की बजना तय है बेटा, तो प्लीज स्टे सब्सक्राइब। हेक्साडेंटेट होता है EDTA4-, EDTA4- का चार्ज है, ठीक है। नाम क्या है? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, EDTA4-, और ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। तो 6 साइड्स है इसके पास, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेटल को जा रही हैं। किस तरीके से हो रहा होगा, इसके डेंटिसिटी देखिए, EDTA का स्ट्रक्चर वैसे यहाँ बनाया हुआ है, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं दोबारा बना देती हूँ, ठीक है। देखो आप ना इथाइलिन डायमीन के बारे में सोचो, इथाइलिन डायमीन कुछ ऐसा होता है, देखो इथाइलिन और 2 अमीन यहाँ पे लगे हुए हैं, इथिलीन डायमीन ये है। अब आपको क्या करना है, इसी पे बिल्कुल यही होता है, बस नाइट्रोजन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन को हटा के एसीटेट ग्रुप लगाना है, CH2COO-, CH2COO- एसीटेट, ठीक है। इससे भी आप ऐसे ही CH2COO-, CH2COO-, ठीक है। तो कितना हो गई साइड्स देखो, O-, दूसरा O-, तीसरा O-, चौथा O-। इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर और बेटा इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो डोनर की साइड्स कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 और 6, दिखा, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिड। आप इसको और खूबसूरत तरीके से बना सकते हो, मैंने तो स्ट्रक्चर समझाने के लिए आपको बताया है। तो इसमें देखिए 4 ऑक्सीजन साइड्स हैं, ये O-, और 2 नाइट्रोजन साइड्स हैं डोनर, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स आप 2 देख रहे हो। तो टोटल क्या है, दिस इज द हेक्साडेंटेट लिगेंड, डेंसिटी 6,
ठीक है। तो आपको अब लिगेंड्स का थोड़ा सा वो चार्ज वाले हैं वो तो याद रखना है कि चार्ज के बेसिस पे लिगेंड को अपन कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, और कैसे करते हैं वहां पे आपको याद रखना है कौन न्यूट्रल है, कौन एनाइनिक लिगेंड है, कौन कैटायनिक है और उस पर कितना चार्ज है, ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ बेटा एक और टाइप का लिगेंड होता है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सी वर्ड कहां से आया, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सी शब्द कहां से आया बेटा, फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे, मतलब ये वेरिएबल डेंटिसिटी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे कॉम्प्लेक्स में सेम ही तरीके की डेंटिसिटी दिखाएंगे। दे कैन वेरी, दे कैन शो वेरिएबल डेंटिसिटी, अलग कॉम्प्लेक्स में अलग तरीके की डेंटिसिटी ये दिखा सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को, जैसे सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन है बेटा, किसी कॉम्प्लेक्स में सल्फेट आयन देखिए SO4 2-, तो किसी कॉम्प्लेक्स में ये ना दोनों O- से 2 की डेंसिटी दिखा सकता है, किसी में 1 की डेंसिटी भी दिखा सकता है, तो ये कैसा हुआ, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने नीचे एग्जांपल लिया था समझाने के लिए, जैसे ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन, या हम एज ए लिगेंड इसको क्या बुलाते हैं, कार्बोनेटो के तौर पे इसका हम जो है वर्ड मतलब नाम यूज करते हैं। तो कार्बोनेट C डबल बॉन्ड O-, तो देखो जरा ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है ऊपर लिखती हूँ, कोबाल्ट है NH3 4 CO3 Br, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट, देखो अब फर्क पता है क्या है, यहाँ पे 5 अमीन ऑलरेडी है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, जनरली कॉम्प्लेक्सेस 6 में दे आर फाउंड एंड मोर स्टेबल, तो ये एक ही डेंसिटी दिखा रहा होगा तभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया है। ऊपर देखिए 4 अमीन है, ये 2 की डेंसिटी दिखा रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होगा कोबाल्ट को, इसमें एक ही दे रहा है, तब कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 6 सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसमें देखो डेंसिटी 2 की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ डेंसिटी 1 की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऐसे लिगेंड्स फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट। तो नीचे वाले में कार्बोनेट कैसा है, मोनोडेंटेट है, ऊपर वाले में कैसा है, बाइडेंटेट है। समझ रहे हो इस चीज को, तो ध्यान रखना है। ऐसे ही और भी आप लिगेंड ले सकते हो, NO3-, एसीटेटो एटसेट्रा, तो ये फ्लेक्सिबल वेरिएबल डेंसिटी दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा एक किलेटिंग लिगेंड्स भी होते हैं बेटा, किलेटिंग लिगेंड्स एम्बीडेंटेट, इनको भी कर लो थोड़ा थोड़ा। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट अवेलेबल होती है, मगर एक टाइम पे एक ही डोनर साइट को यूज करते हैं डोनेशन के लिए। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कौन है, दे हैव डिफरेंट साइट्स अवेलेबल फॉर डोनेशन बट एट अ टाइम दे विल यूज ओनली वन डोनर साइट, तो बिहेव्स एज मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट मतलब डेंटिसिटी एक ही दिखाएंगे, ठीक है, मगर साइज एक से ज्यादा है इनके पास। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स भी आप पढ़ते हो है ना, आगे जब हम वो करेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इनकी रिएक्शंस आती हैं और पेपर में भी पूछी जाती है। तो ये कौन है, ये आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे साइनाइड है CN-, तो ये ना कार्बन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है, अगर कार्बन के थ्रू डोनेट करेगा तो साइनाइडो कहलाता है लिगेंड, है ना। ऐसे कार्बन के थ्रू करेगा तो साइनाइडो, ये नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, आइसोसाइनाइडो, समझ रहे हो। ऐसे ही NO2- है, NO2- में बेटा आप नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट करा सकते हैं, आप ऑक्सीजन से करा सकते हो, तो आप इसको नाइट्रो N मेंशन करोगे, नाइट्राइटो O से, है ना, N से मतलब नाइट्राइटो N या नाइट्राइटो O करके आप मेंशन करोगे कि कोऑर्डिनेटिंग साइट कौन सी है। अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्राइटो N, ऑक्सीजन है तो नाइट्राइटो O, ठीक है। ऐसे देखो ये सल्फर से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से भी, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों से। अगर सल्फर से कोऑर्डिनेट करेगा तो क्या कहलाएगा, थायोसाइनेटो, अगर नाइट्रोजन से करेगा तो आइसोथायोसाइनेटो। ये सारा हम नॉमेनक्लेचर में देख लेंगे, ठीक है। तो ये एम्बीडेंटेट है, तो किससे करेगा, सल्फर से कर रहा है तो थायोसाइनेटो, अगर बेटा ये नाइट्रोजन से करेगा तो आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है, आइसोथायोसाइनेटो। तो आपको मेंशन करना पड़ता है, सल्फर से कर रहा है तो थायोसाइनेटो और नाइट्रोजन से कर रहा है तो आइसोथायोसाइनेटो,
ठीक है, आगे है ही, वैसे हटा देती हूँ अभी। तो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग साइट अवेलेबल होगी, मगर एक टाइम पे एक ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने पूरा लिस्ट भी लगाया है, जैसे ये रहे कितने सारे आपके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है। ठीक है, इसके बाद बेटा किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। किलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं जब ये मेटल से कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये स्टेबल 5 या 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो व्हेन दे आर कोऑर्डिनेटिंग टू द मेटल दे आर गोइंग टू फॉर्म स्टेबल 5 या 6 मेंबर का रिंग। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड है, नहीं ऑक्सैलिक नहीं, हाँ ऑक्सैलिक ही ले लो, चलो ऑक्सैलिक एसिड है अपने पास। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड से अगर मैंने 2 H निकाल दिए तो क्या होगा, माइनस, है ना। तो इसको और अच्छे से अगर मैं स्ट्रक्चर बना लूं ऑक्सिलेटो का, तो ये कैसा होगा, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, C डबल बॉन्ड O, O माइनस। ठीक है, और इसमें बेटा जब आप मेटल से कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये O माइनस O माइनस, तो देखिए मेटल से कोऑर्डिनेट होके बाइडेंटेड लिगेंड था, 1 2 3 4 5, स्टेबल 5 मेंबर की रिंग बनी, है ना। ऐसे ही बेटा इथिलीन डायमीन है, मेटल से कोऑर्डिनेट किया तो 1 2 3 4 5, स्टेबल 5 मेंबर की रिंग बनी, है ना। तो जब ये आपके किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, जब ये मेटल से कोऑर्डिनेट करते हैं तो 5 या 6 मेंबर की स्टेबल रिंग्स बनाते हैं। अब आपका आंसर करना है आपको, EDTA4 माइनस का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, तो बताइए कितनी रिंग्स बनाएगा। EDTA4 माइनस में आपको कितनी रिंग, कितने मेंबर की रिंग नजर आती है, मुझे कॉमेंट में आंसर चाहिए। ये भी किलेटिंग लिगेंड है, वो कितनी रिंग्स और कितनी मेंबर रिंग्स बनेगी। यस, हाँ। अच्छा, आप ये सवाल पूछ सकते थे मुझसे कि डोरा मैम एक बात बताइए, एम्बिडेंटेड लिगेंड क्यों नहीं रिंग बना लेता। आपने अभी कहा इनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट है, दोनों को यूज कर ले एक ही समय पे। अगर दोनों डोनर साइट को एक साथ यूज करेगा तो 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी, और 3 मेंबर की रिंग तो बहुत ही स्ट्रेंड होती है, वो तो नहीं बनती, अच्छे अच्छे केसेस में भी बनना पसंद नहीं करती, बन के भी बेचारी टूटना चाहती है, समझ रहे हो। तो किलेटिंग लिगेंड्स स्टेबल होते हैं, तो आप देखेंगे कि इनके लिए ना वैसे भी जो कॉम्प्लेक्सेस में किलेटिंग लिगेंड्स वाले कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो इनका फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू काफी हाई होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ तक हमने बातें पढ़ी कि क्या है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, उनका बेसिक डेफिनेशंस क्या था। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंटाइटी, आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी मेरे को डिस्कस करना है अलग से, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो आप निकाल लेते बट सेपरेटली अभी यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में हम समझ लेंगे। ठीक है, और लिगेंड कितने तरीके के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ये 2 मेन क्लासिफिकेशंस हैं। अगर आगे बढ़ना है तो पहले आप चार्ज के बेसिस के लिगेंड्स के नाम और उन पे कितना चार्ज है और उनकी डेंसिटी को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो भाई ये IUPAC वालों ने ऐसा तुम्हारे मतलब पीछे पड़े हुए हैं कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में भी जहां बस चलता है वहीं घुस जाते हैं भाई, कहाँ नहीं है ये बताइए आप। तो आपको IUPAC हर जगह मिल जाता है, ज्यादा प्यार करता है तुमसे। तो देखिए क्या कैसे बेटा, क्या नाम है, क्या रूल्स हैं जिससे हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को जो है नाम देंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि हमेशा हम कैटायनिक पार्ट को पहले नाम देते हैं। तो चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक हो, चाहे आयोनाइजेशन स्फीयर का आयोन कैटायन हो, मतलब तो पहले हमेशा पॉजिटिविटी से शुरुआत करनी है। मैं भी तुम्हें कहती हूँ पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। अभी कमेंट करो आई एम टफर देन जेई, ठीक है, माइंडसेट इज एवरीथिंग, आई एम टफर देन जेई। तो हाँ, क्या करना होता है बेटा, कैटायनिक जो पार्ट है, कैटायनिक पार्ट को पहले नाम दिया जाता है हमेशा, चाहे वो फिर आयनाइजेशन स्फीयर में हो कि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। पॉजिटिव आयन को पहले नाम देना है। पहले सारे आप रूल्स सुनिए, फिर हम नाम की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहले आप सारे रूल्स समझिए। तो पहला रूल क्लियर है कि कैटायन को पहले नाम देना है। उसके बाद अब कैटायनिक पार्ट पहचानने के बाद अब आपको ये देखना है कि मैं मेटल को पहले नाम दूं या लिगेंड को। भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। मगर अगर आप सोचें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सोच के देखो, लिगेंड भैया बाहर का इंसान है जो अपना इलेक्ट्रॉन देने आया है, वो तो मेहमान है।
आप लीगेंड को पहले इज्जत दीजिए ना, वो तो बाहर से चल के आया, ले भाई बेटा मैं तेरे को लोन पैर देता हूँ आजा, तो भाई किसे नाम देंगे? मेटल से पहले नाम लीगेंड को देना है, समझ गए? तो रूल नंबर 1 कैटायनिक पार्ट को पहले नाम देना है, दूसरा रूल लीगेंड को नाम देना है मेटल से पहले। अच्छा, अब लीगेंड को नाम देने में समस्या आ जाएगी, क्योंकि लीगेंड अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है तो लीगेंड भी 70 तरीके का होगा, मतलब अलग तरीके के होंगे। फिर लीगेंड का नंबर हो सकता है 2 3 4, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर ऐसा हो सकता है कि चलो लीगेंड के टाइनिक है कि एनायनिक, उसके नाम तो हमें याद है, नाम वही याद करा दिए थे मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये देखेंगे, अगर बेटा एक से ज्यादा लीगेंड आपको नजर आ गए तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देंगे। जैसे H2O भी है एक्वा और क्लोरो भी है Cl-, तो आप एक्वा को पहले लिखेंगे क्योंकि वो A से शुरू होता है, क्लोरो C से, उसे बाद में लिखेंगे। तो अगर एक से ज्यादा लीगेंड्स होते हैं तो हम पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसे पहले लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब बेटा क्या होगा, आपको लीगेंड का काउंट भी एक से ज्यादा मिलेगा। जैसे एक्वा है पानी, पानी ही 4 लीगेंड्स हैं पानी के, Cl के 2 हैं, तो आप 4 पानी के लिए क्या लिखेंगे? 2 के लिए डाई लिखते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, ऐसे, ठीक है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, लाइक दैट। तो अगर 4 है हमारे पास अमीन तो टेट्रा अमीन लिखेंगे। तो अगर सिंपल लीगेंड्स जो हैं वो 2 के लिए डाई लगाएंगे, फिर हम 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा एंड सो ऑन, हम ऐसा करते हैं। अच्छा, अब इसमें भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि लीगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा आता है, जैसे मैम, जैसे इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन के नाम में ही डाई है ना। जैसे EDTA4-, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, तो इसमें टेट्रा पहले से ही है। तो अगर लीगेंड के नाम में ऑलरेडी बाय, ट्राई, मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा आता है, तो उस केस में हम स्पेशल जो है प्रीफिक्स यूज करते हैं। 2 के लिए बिस करेंगे, 3 के लिए ट्रिस करेंगे, 4 के लिए टेट्रा किस करेंगे, किस नहीं करनी टेट्रा किस लिखना है, ठीक है। जैसे इथाइलिन डायमीन है और वो 3 मौजूद है, तो हम ट्राई इथिलीन डायमीन नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे ट्रिस ब्रैकेट में इथिलीन डायमीन, ठीक है। तो अगर लीगेंड के नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा होता है तो हम अलग प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, टेट्रा किस 4 के लिए एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो आपको पता है। नेगेटिव के लीगेंड के नाम में O होता है और पॉजिटिव में EM, ये आपको इधर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको नाम में अलग से करा चुकी हूँ। अगर आप पीछे लिस्ट ऑफ लीगेंड्स जाकर देखेंगे, वहीं पे मैंने नाम आपको दिखा दिए थे। देखिए, देखो न्यूट्रल लीगेंड्स का तो नॉर्मल नाम होता है, कैटायनिक लीगेंड्स में सब में देखो पीछे EM आ रहा है, EM, 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 और इनका नाम बिगाड़ के ओ हाइड्राइडो, कार्बोनेटो, ऑक्सिलेटो, 2 ग्लास पानी लेकर आ, ये पूरी लिस्ट मैंने बताई थी, है ना। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो आपको नॉमेनक्लेचर में ना आसान हो जाएगा। ये 3 रूल्स क्लियर हैं। क्या था? पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर देंगे, ठीक है, नाम के लिए। दूसरा आप लीगेंड का नामकरण करेंगे, ठीक है। लीगेंड भी अगर ज्यादा है एक से तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अदरवाइज 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, और ये तो आपको पता है, अगर पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा है तो बिस, ट्रिस, टेट्रा किस यूज करेंगे। अगला सेट, आओ पैर पे लग गया टेबल, आ जाओ। तो इधर ना इसमें इतनी सारी वायर्स हैं भाई और टेबल है, पैर पे ही बज गया पूरा। आ जाओ, नेक्स्ट देखो। हाँ, तो अगला रूल क्या होता है बेटा, अब सेंट्रल मेटल एटम को नाम देने की बारी आ गई। आपने लीगेंड को नाम दे दिया तो अब हम सेंट्रल मेटल एटम को नाम देंगे। अब सेंट्रल मेटल एटम को नाम देने के लिए आपको ये देखना है, अगर आपके पास एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, सुनिएगा बेटा, अगर आपके पास एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो मेटल के नाम के पीछे 8 आएगा। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स अगर है तो मेटल के नाम के पीछे 8 आता है, ऐसे याद रखना, नेगेटिव है भाई,
खा लिया है उसने कुछ 8, नेगेटिव तो तभी होता है जब कोई खा लेता है कुछ, तो 8 याद रखना, ठीक है, मेटल के पीछे 8 आएगा। अगर कैटाइनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल मौजूद है तो उस पर कुछ स्पेशल चेंज नहीं किया जाता, जो उसका नाम है, आयरन है तो आयरन ही रहेगा, लेड है तो, मतलब एग्जाम्पल जस्ट मैं ले रही हूँ, लेड तो नहीं करना आपको, आयरन है तो आयरन ही रहेगा, ठीक है, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट रहेगा, निकल है तो निकल रहेगा, वो सेम रहेगा, कॉपर है तो कॉपर रहेगा। अगर एनाइनिक है, बस दिक्कत यहाँ है, अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है, तो उससे नाम कैसा हो जाएगा, देखिए आयरन के पीछे अगर आयरन, ये सारे मेटल अगर, ये मेटल अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में है, मेटल अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है, आयरन के लिए फेरेट, सिल्वर के लिए आर्जेंटेट, निकलेट, प्लैटिनेट, पैलेडेट, स्टेनेट, प्लम्बेट, मर्क्यूरेट, जिंकेट, मैंगनेट, एल्यूमिनेट, बोरेट। ज्यादा यूज करोगे फेरेट, प्लैटिनेट भी कर लोगे, निकल भी कर लोगे, और तो इतने यूज नहीं होते। लेड भी ऐसे है बट आप इतने कॉम्प्लेक्सेस नहीं पढ़ते इसके। जिंकेट यूज कर सकते हो, मर्क्यूरी भी कम ही देते हैं मतलब, ठीक है, ये आपको होंगे तो आपको फिर नाम पता होना चाहिए, ठीक है। आखिरी रूल होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन को रोमन नंबर्स में लिखना है, ब्रैकेट में, ठीक है। अब जैसे हम कुछ अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे तो वी विल सी, ये 3 एग्जांपल्स करो, देखो अब मुझे इसका नाम देना है पहले वाले का, ठीक है, आप इसको कई देर से देख रहे हो, 1 घंटे से, तो इसका नाम देंगे पहले पॉजिटिव पार्ट। अब पोटेशियम मेटल पॉजिटिव है, मेटल आयन, ये नेगेटिव होगा, तो पहले पोटेशियम को नाम देंगे। अच्छा एक चीज समझ लो, अब आप यहाँ टेट्रा पोटेशियम नहीं कहेंगे, मतलब आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर कभी भी आयॉन्स का काउंट नहीं बताया जाता, समझ गए। आप लॉजिकली सोचे तो आप पूछेंगे कि शिल्पी मैम एक बात बताओ कि मैम टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलेंगे, आपने कहा था 4 नहीं, मैंने लीगेंड पे बताई थी वो चीज, है ना। आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर काउंटर आयोन्स होते हैं ये, और काउंटर आयोन्स का नॉमेनक्लेचर में काउंट नहीं बताते, मतलब नंबर कितना है वो नहीं बताते, तो इसको सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। गैप सिर्फ कैटायन एनायन के बीच में आता है, ठीक है, पोटेशियम। इसके बाद देखिए यहाँ आ गए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, मेटल से पहले लीगेंड का नाम, कितने लीगेंड है, 6 है, हेक्सा, और सारे कौन है, सियानो, तो हेक्सा सियानो, या पहले सियानाइडो बुलाते थे, अब हम सियानो बोलते हैं, ठीक है। हेक्सा गलत दोनों ही नहीं है, हेक्सा सियानो। अब ये चीज देखिए, आयरन लिखने से पहले आप ये देखना, ये 4 पोटेशियम है तो कॉम्प्लेक्स पे 4 नेगेटिव होगा, तो मतलब मेटल एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में है, और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के पीछे 8 आता है, तो आयरन 8 मत लिख देना, फेरेट, हेक्सा सियानो फेरेट, फेरेट होगा। और ब्रैकेट में बेटा इसका क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन के ऊपर कितना चार्ज है वो कैसे निकालेंगे, देखो 4 नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स पे, आयरन पे x मान लो, एक Cn पे -1 है तो 6 पे -6 होगा, ओवरऑल चार्ज -4 है, मैंने पोटेशियम से अलग करके निकाला है ना, तो x यहाँ पे आएगा +2, तो 2, ये इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट 2, कह सकते हैं, देखिए पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट 2, ये इसका नाम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट में बेटा प्लैटिनम है, प्लैटिनम से आपका अमीन है 2। अच्छा अब ये कौन है, NH2CH3, CH3NH2 कौन होगा, CH3NH2 मीथेन, देखो मीथेन का हाइड्रोजन हटा के आपने NH2 लगा दिया, तो दिस इज मीथेन अमीन, इसका नाम क्या होगा, मीथेन अमीन, ठीक है, मीथेन अमीन है। और क्या है, क्लोरो है, तो तीनों को अगर हम अल्फाबेटिकली लिखें तो अल्फाबेटिकली किसे पहले लिखा जाएगा, अमीन को, और अमीन भी कितने हैं बेटा, डाई है, तो आप नाम दीजिएगा डाई अमीन, देखिए डाई अमीन, डाई अमीन, ठीक है। ये मीथेन अमीन है, ये क्लोरो है, तो आप पहले क्लोरो लिखेंगे अल्फाबेटिकली, क्लोरो। अच्छा मीथेन अमीन, ओके, मीथेन अमीन, मीथेन अमीन होगा, देख लो भाई, क्लोरो के बाद मीथेन अमीन, ठीक है। अब क्या है बेटा, मेटल है हमारा प्लैटिनम, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में है कि कैटाइनिक में है, कैटाइनिक या न्यूट्रल में, देखो बाहर Cl है -1, इस पे +1 होगा, तो नाम चेंज नहीं करना, प्लैटिनम ही रहेगा, ठीक है, प्लैटिनम। और लास्ट में क्या है, बाहर क्लोराइड है,
ठीक है। तो यहाँ पे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, ये न्यूट्रल है, इस पे -1, ये न्यूट्रल है, ओवरऑल +1। ओवरऑल +1 तो तभी आएगा जब प्लैटिनम +2 होगा, +2 -1 +1 बचेगा, तो प्लैटिनम 2 क्लोराइड। डायमीन क्लोरो मीथेन अमीन प्लैटिनम 2 क्लोराइड। चेक करिए, साइड में हो रही हो, डायमीन क्लोरो मीथेन अमीन प्लैटिनम 2 क्लोराइड। ठीक है, ओके, आगे आ जाइए। थर्ड, फिर अब निकल से 2 क्लोरो जुड़े हैं और ये दो क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। जैसे फॉस्फीन होता है ना PH3, PH3 में तीनों हाइड्रोजन हटा के आप फिनाइल लगा दो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो पहले C, ये फिनाइल से है P, तो पहले ये आएगा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। उसके बाद देखो बेटा, दो है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो लीगेंड के नाम में पहले से ही ट्राई आ रहा है, तो दो है, तो इसके लिए बिस यूज करा जाएगा, बिस, है ना। तो आप कहेंगे डाई क्लोरो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में है निकल, तो निकल ही रखेंगे, और नाम के लिए बेटा ये न्यूट्रल होता है, Cl पे -2 है, ओवरऑल 0 चार्ज है स्फीयर पे, तो निकल 2 होगा। तो देखिए डाइक्लोरो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल 2, निकल 2, निकल 2 ठीक है, निकल 2, तो ये हो गया भैया। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, सवाल देखो। सवाल नंबर 1 कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम इन दीज कॉम्प्लेक्सेस आर। आपसे पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया था डोरा मैम ने। कैसे सिखाया था, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैम ने कहा था कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ लिगेंड, मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो सबसे पहले वाले को देखिए, कोबाल्ट से बेटा 1 Cl 2 ये, ठीक है, तो 3 मत लिख देना। तो फर्स्ट वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 Cl है और Cl की डेंसिटी बेटा 1 है। ठीक है, प्लस इथिलीन डायमीन 2 है और इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इथिलीन डायमीन की 2 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 + 1 5। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, सेकंड का कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 3 पोटेशियम बाहर है, एल्यूमिनियम से देखिए 3 ऑक्सीलेटो है और ऑक्सीलेटो की डेंसिटी 2 होती है, 3 2 6, तो 5 और 6 रिस्पेक्टिवली ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता। अगर गलत करते आप नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच देखते तो 3 3 से आप ऑप्शन ए लगा सकते थे, मगर डेंसिटी भी देखना होता है कि उस लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को मिल रहे हैं। ठीक है, the set which does not have ambidentate ligand, कौन सा सेट है जिसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है, तो एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है बेटा। अब देखिए ऑक्सीलेटो में आपको एक ही कोऑर्डिनेटिंग साइट है ऑक्सीजन, एम्बीडेंटेट वो है जिसके अंदर एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग साइट होती है। इथिलीन डायमीन में भी दोनों नाइट्रोजन कोऑर्डिनेटिंग साइट है, इसमें तो सिर्फ ऑक्सीजन ही है एक, ये तो नहीं है, डज नॉट हैव एम्बीडेंटेट। इसमें देखो ये एम्बीडेंटेट नजर आ रहा है, नाइट्रोजन सल्फर दोनों से दे सकता है, ये भी एम्बीडेंटेट है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये भी एम्बीडेंटेट है, ये भी है, तो सिर्फ ए है जिसमें कोई भी एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं था। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आज की क्लास सिंपल ही है, आपने सारा IUPAC भी सिंपल है, इतना टाइम नहीं लगता, और जो बेसिक टर्म्स हैं उनसे क्वेश्चन आ जाए, डेंसिटी वगैरह, तो आसानी होता है। ठीक है, आगे देखिए IUPAC नाम पूछता है इस कॉम्प्लेक्स का, तो कैसे देंगे, पहले पोटेशियम लिखेंगे, ठीक है, फिर 3 है बेटा तो ट्राई ऑक्सीलेटो, ठीक है, फिर एनाइनिक स्फीयर के अंदर मेटल मौजूद है, क्योंकि 3 पोटेशियम है तो 3- है, तो कोबाल्टेट, ये कोबाल्ट है गलत, ये कोबाल्ट इसने तो भाई कुछ और ही कर दिया, ये कोबाल्टेट, तो इसमें से सही होगा। पोटेशियम इसने ऑक्सीलेटो लिखा, ट्राई लिखा ही नहीं, तो ये भी गलत, ट्राई ऑक्सीलेटो। ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, ऑक्सीलेटो पे -2 का चार्ज होता है, तो 3 पे -6 है, ओवरऑल -3 है, तभी होगा जब ये +3 होगा, +3 -6 -3, ये तो बचा, नेट हिसाब किताब निकाल लो, वही ऑक्सीडेशन नंबर है। चार्ज का नेट हिसाब किताब क्या है, क्या बचता है, मेटल पे कितना चार्ज होना चाहिए, वही ऑक्सीडेशन नंबर है, तो x लेके करना है जब शुरू शुरू में नए हो, बाकी बहुत जल्दी एकदम फास्ट अप करना है। ठीक है, पोटेशियम ट्राइऑक्सीलेटो ये हो गया। चलिए
एक और सवाल बताइए, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, आपको नाम बताना है, सही सही क्या होगा। देखिए ओके तो पहले हम क्या करेंगे, एक तो ब्रोमो है हमारे पास और दूसरा क्या है, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन। तो ये M से शुरू होता है, ये B से, तो पहले B को लिखोगे, तो डाई ब्रोमो डाई ब्रोमो डाई ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद बेटा दो है ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, तो डाई नहीं लगाओगे, बिस लगाओगे, बिस ट्राई मिथाइल फॉस्फीन। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन में देखो लो, ये न्यूट्रल है, ये -2, तो प्लैटिनम +2 होगा क्योंकि ओवरऑल 0 है, तो प्लैटिनम 2, तो C सही है बेटा। ड्राई ब्रोमो डाई ब्रोमो बिस ट्राई मिथाइल फॉस्फीन प्लैटिनम 2, कर लिया, सब सही से कर रहे हो ना, करते रहो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए भैया, कितने क्वेश्चन करा दिए भाई, डोरा मैम ने तो मौज कर दी क्वेश्चंस में। डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड बाय यूरेट, अब बाय यूरेट का नहीं पता स्ट्रक्चर तो आप नहीं कर पाइएगा, डेंसिटी इसकी 2 होती है, ठीक है। तो इसको हम आगे POC के अंदर पढ़ते हैं। तो एक बार तो इसने ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया था ऑर्गेनिक लिगेंड का, तो बाय यूरेट लिगेंड ये होता है जहां पे आप देखोगे कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाता है, ये नाइट्रोजन जो है इधर से N का लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ से तो डेंसिटी कितना होता है, 2 होता है। अभी याद करना है क्या, अभी नहीं, आगे ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे इसको, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा वर्नर्स थ्योरी की बातचीत होती है। वर्नर्स थ्योरी हमें क्या कहते हैं, आइए देखिए बेटा, वर्नर जो है ये पहले इंसान थे जिन्होंने हमें जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग समझाने की कोशिश करी थी। तो वर्नर ने ना बकायदा एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, आप देखिए, जैसे 1 मोल ऑफ COCl3 6 अमोनिया के साथ ऐसे ही 5 अलग अलग स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में लेकर के इन्होंने सेम ही रिएक्शन करी थी एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोबाल्ट क्लोराइड को, और अमीन की अलग अलग स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो को मिला करके सेम रिएक्शन करी थी एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो इनको ना बहुत अलग सा ऑब्जर्वेशन हुआ कि कलर इन्हें अलग अलग मिल गया, है ना। और इन्होंने देखा यहाँ पे देखो 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, 2 मोल AgCl, यहाँ 1 और यहाँ 1 भी मोल AgCl प्रेसिपिटेट नहीं हुआ। तो ये काफी हैरान हो गए कि भैया मैं बस स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ही चेंज कर रहा हूँ, बाकी तो सेम ही है, आई एम डूइंग द रिएक्शन इन दैट वे, तो कैसे मुझे अलग अलग टाइप के, है ना, ऑब्जर्वेशंस कैसे आए यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कंपैरिजन किया, AgCl प्रेसिपिटेट कितने मोल हुए वो कंपेयर किया, तो उनको अलग मिला। तो उन्होंने फिर भाई एक कंक्लूजन अपना जो है, कुछ पोस्टुलेट्स जो है उन्होंने अपने थ्योरी में निकाले। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इसकी डिटेलिंग आपसे कभी नहीं पूछी जाती, आपको वर्नर्स थ्योरी का मसाला पता होना चाहिए कि मेन इंटरप्रिटेशन क्या था इनकी थ्योरी का। तो वर्नर बाबा ने ये कहा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दरअसल जो मेटल होता है वो 2 तरीके की वैलेंसीज दिखाता है। क्या बोला इन्होंने, इन्होंने कहा कि भैया किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल जो है बेटा वो 2 तरीके की वैलेंसीज दिखाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, क्या मतलब है प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी दिखाने का। प्राइमरी वैलेंसी होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का, सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, याद रखना है, जी हाँ। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है मेटल का, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो मेटल का चार्ज है उसको कौन सेटिस्फाई करता है, एनायंस करते हैं बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करने वाला लीगेंड होता है ना, लीगेंड ही तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई मेटल को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करेगा लीगेंड। अब प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है ना, जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का, एनायन इसको जो है वो कर रहे हैं, मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर में भी हो सकते हैं, तो ये आयोनाइजेबल होती है। जबकि लिगेंड्स हमें पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, जो आयोनाइज कभी नहीं करेगा। प्राइमरी वैलेंसी कहता है नॉन डायरेक्शनल होती है, यस नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि बेटा ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री डिसाइड करती है, यस बिल्कुल ज्योमेट्री डिसाइड करती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, देखिएगा, आइए, गिर ना जाऊं भाई, इसमें इतनी तार है, देखिए कोबाल्ट है NH3 6Cl3,
ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़िएगा आप, पानी में डालेंगे तो कोबाल्ट के साथ 6 अमीन 3+ और 3 क्लोराइड आयॉन्स अलग हो जाएंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इसमें ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी थी जो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को कोबाल्ट +3 को सेटिस्फाई करता है ना। तो और बाकी ये जो है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई, मतलब कोऑर्डिनेशन को इसको सेटिस्फाई करते हैं ना लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होते हैं इसको, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो कोबाल्ट के साथ 6 अमीन है, तो आप देखिए कैसे होंगे। तो नाइट्रोजन भाई कोबाल्ट को यहाँ से अमीन जो है इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना। तो कैसे दिखाया हमने, डायरेक्शनल है, ज्योमेट्री बताता है कि ऑक्टाहेड्रल है इसके अराउंड, और ये नॉन आयोनाइजेबल है, इसको सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। जबकि जो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर में ये वैलेंसी था प्राइमरी, ये आप कहीं से कि एक क्लोराइड ऐसे कहीं से भी रैंडम इसमें मैटर ही नहीं करेगा कि डायरेक्शन क्या है, ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्नर स्ट्रक्चर में इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्क होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल का, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करते हैं आयोन्स, है ना, तो आपके एनायन सेटिस्फाई करते हैं। जबकि बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कौन करता है, लीगेंड जो अटैच्ड है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को क्योंकि लीगेंड सेटिस्फाई करता है, तो ये हमेशा कहाँ होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को कौन सेटिस्फाई करता है, लीगेंड हमेशा। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है, तो ये आयोनाइज नहीं करेगा। ये तो पढ़ा था हमने शुरू में कि इसमें कभी कैटायन आयन टूट के अलग नहीं होता है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो ये नॉन आयोनाइजेबल होती है, ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स की यही डिसाइड करती है। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, कहीं से भी दिखा दो, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात हुई प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी को उन्होंने कैसे समझाया। अब इसका और एप्लीकेशन एरिया क्या था, एप्लीकेशन पार्ट में इन्होंने एक और चीज बताई कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है आप वो भी कंपेयर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस से, ठीक है। कैसे करोगे, देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर आपको 2-4 कॉम्प्लेक्सेस की कंपेयर करनी है, तो पहले आपको नंबर ऑफ आयोन्स देखना है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा नंबर ऑफ आयोन्स के। अगर नंबर ऑफ आयोन सेम मिले तो फिर हम चार्ज ऑन आयोन्स को देखते हैं, ठीक है। तो अगर आयोन सेम हो तो फिर हम बेटा चार्ज ऑफ आयोन्स को जो है देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए, जैसे ये है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हमें कंपेयर करनी है तो नंबर ऑफ आयोन्स कैसे टूटेगा बेटा, 3 मोल पोटेशियम आयोन्स और एक ये, तो यानी 4 आयोन्स बने, 3 और 1 4, ठीक है। यहाँ पर आइए 4 और एक ये, यानी कि 5 आयोन्स बने। तो नंबर ऑफ आयोन्स के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। आगे चार्ज ऑन आयोन्स, यहाँ देखिए कितने मिलेंगे, 2 आयोन्स यहाँ मिले और बेटा 2 आयोन्स यहाँ, तो ये तो सेम नंबर ऑफ आयोन्स है, तो सेम है तो चार्ज देखो, ये कॉम्प्लेक्स बेटा 2+ होगा क्योंकि सल्फेट पे 2- है। इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, इस पे -+1 होगा क्योंकि ब्रोमाइड इज -1। तो देख रहे हो, तो यहाँ पे +2 का चार्ज है, यहाँ +1, मतलब 2 यूनिट का है, वहां 1। तो किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की, क्योंकि इसमें चार्ज ऑन आयोन ज्यादा है, ठीक है। तो आप वर्नर थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयोन्स के, विच इज प्रोपोर्शनल, अगर नंबर ऑफ आयोन सेम है तो दैट इज देन प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द आयोन्स, ठीक है। अच्छा, तो फिर हमने देखा फर्स्ट में ज्यादा आयन वहां थे तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा, दूसरे में आयन सेम है तो इसकी ज्यादा, ठीक है। जैसे सवाल आया कि बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप कैसे बताइएगा, तो कैसे वर्नर जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उनसे कैसे उनको अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कैसे कैसे प्रेसिपिटेशन का डेटा अलग मिला, वो मैं यहाँ पे समझाऊंगी। देखो, जैसे कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का हमें बताना है, तो हमें बेटा सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है स्फीयर का, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। स्ट्रक्चर हम किस प्रकार बनाते हैं, आप एक बात समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो पॉसिबिलिटी है 6 बनाने की कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम वो बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कोबाल्ट है, 6 अमीन है, 3 Cl है, तो कोबाल्ट का मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना है।
अब मेरे पास चॉइस है, 6 अमीन पड़े हैं, 3 Cl, मैं किसको अंदर रखूं? तो आप ये ध्यान रखना, हमेशा न्यूट्रल लिगेंड को अंदर रखने की चॉइस पहले होती है। तो अगर न्यूट्रल लिगेंड प्रेजेंट है तो पहले उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिया जाता है, हमेशा रिमेंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हम बनाएंगे और न्यूट्रल लिगेंड को प्रायोरिटाइज करेंगे चार्ज के ऊपर। तो 6 अमीन है, तो 6 के 6 अमीन को अंदर लेके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, बाकी 3 Cl जाएगा बाहर, ठीक है। अगले में चले बेटा, कोबाल्ट है, 5 अमीन है, तो मैक्स 5 अमीन बना सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए मुझे 1 Cl अंदर रखना पड़ेगा, 2 Cl बाहर रहेंगे, ठीक है। फिर अगला है देखो, कोबाल्ट के साथ बेटा 3 अमीन है और बचे 3 Cl अंदर ही रखना पड़ेगा उसे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के मामले में बात करें तो कितने आयोन्स मिलेंगे? 3 और 1, 4 आयोन्स जब टूटेगा तो यहाँ से 2 और 1, 3 आयोन्स, और यहाँ तो एक भी आयोन नहीं होगा एज सच, है ना, ये एक सिंगल एंटाइटी के तौर पे जो है प्रेजेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम बता सकते हैं 1 की ज्यादा है, फिर 2 की, और सबसे कम बेटा 3 की है, ठीक है। तो ऐसे आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कंपैरिजन करा सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरे तरीके के क्वेश्चन बेटा जो वर्नर से बनते हैं वो होता है प्रेसिपिटेशन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, की जैसे वो पूछे बताइए कितना मोल प्रेसिपिटेट जो है यहाँ सिल्वर क्लोराइड का बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स का 1 मोल लिया हमने और एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया, ये उनका कोर एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने किया था। तो कितना मोल AgCl प्रेसिपिटेट करेगा? तो ये बताने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ेगा। देखो ऐसे ही बनाएंगे, छोटा ओ कर लेना है, सब में ना बड़ा ओ लिखा हुआ है, कोबाल्ट है छोटा ओ होगा, ठीक है। जैसे कोबाल्ट है बेटा तो 6 अमीन है, 6 के 6 को अंदर रख लो, बाकी 3 Cl बाहर रहेंगे, ठीक है। यहाँ 5 अमीन है, 5 अमीन अंदर और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 1 Cl। यहाँ देखिए कोबाल्ट अमीन कितना है, 4 है, तो 2 Cl, 4 और 2 6, और इसमें कितना बचा था, 1 Cl अंदर, 2 बचा था, 2 बाहर। यहाँ 2 मैंने अंदर ले लिया, 1 Cl बाहर। यहाँ 3 है, कोबाल्ट के साथ 3 अमीन और बाकी 3 हमें Cl अंदर ही रखने पड़ेंगे। तो अब कितना मोल AgCl बेटा प्रेसिपिटेट करेगा? अगर आप देखेंगे तो आप ये बात जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का कोई आयन बेटा बाहर नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोई आयन सेपरेट नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर क्लोराइड है, क्लोरो है, वो कभी AgCl में नहीं जाएगा, मतलब सिल्वर आयन के साथ प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। सिल्वर आयन के साथ प्रेसिपिटेट वही आयन करेगा जो आयोनाइजेशन स्फीयर में है। जब भी आप ऐसे रिएक्शंस करते हैं तो आयोनाइजेशन स्फीयर के आयन्स ही सिर्फ सेपरेट आउट होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वालों को मत गिनना। तो इसका मतलब तो ये हुआ, बस आप देखते चलिए, पहले कॉम्प्लेक्स में बेटा 3 Cl बाहर है, तो 3 मोल सिल्वर आयन के साथ मिलकर के हमें 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। आगे देखिए, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है, 2 Cl बाहर है, तो 2 सिल्वर आयन को लेकर के 2 मोल AgCl बनेगा। यहाँ बेटा 1 ही Cl बाहर है तो 1 मोल AgCl बनेगा। यहाँ तो 1 भी मोल AgCl प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। तो कितना मोल आएगा सिल्वर क्लोराइड आप बता सकते हो ना, जितने भी आयन्स फ्रीली आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर मौजूद हैं सिर्फ वही, ठीक है। तो 3 2 1 0। क्वेश्चन बताइए। अब देखिए सवाल कहता है 1 मोल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, that is giving 3 moles of ions on dissolution in water। तो 3 मोल आयन देता है जब पानी में डिसॉल्व किया गया है। कहता है 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू गिव 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। कहता है 1 मोल सेम कॉम्प्लेक्स का एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलके 2 मोल AgCl देता है। स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स का बताइए। बेटा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स का कैसे हम बताएंगे, जो डेटा दिया है उसको पढ़ के, फिर से पढ़ो। कहता है 3 मोल आयन दिए डिसोल्यूशन में, 3 मोल तो तभी देगा, एक आयन ये होगा और 2 कुछ बाहर होंगे, ठीक है। 1 मोल इसने एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ 2 मोल AgCl दिया, तो जाहिर सी बात है 2 मोल Cl बाहर, 2 Cl बाहर होगा, है ना। इससे पता चल गया आपको, बस 2 Cl अगर बाहर रखना है। अब मैं स्ट्रक्चर बता सकती हूँ, देखो 2 Cl मुझे बाहर रखना है, तो कोबाल्ट के साथ 5 अमीन तो अंदर, 1 Cl और 2 Cl बाहर, ये होगा। इसको देखोगे टूटने पे 3 आयन्स ही प्रोड्यूस कर रहा है और प्रेसिपिटेट में भी 2 मोल सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है, तो यही स्ट्रक्चर होगा।
है ना। यानी बेटा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कितना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट बनाया था, मगर खोदा पार निकला चूहा भाई, छोटा सा ही पॉइंट था, है ना, छोटा सा ही पॉइंट था। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। कहता है मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, जिसमें कहता है कॉम्प्लेक्स है। लिस्ट 2 में कहता है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी से अपने को मैच करना है। तो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी से बेटा अगर हम मैच करेंगे तो हमें एक बात समझ में आती है कि कोबाल्ट, आइए जरा अच्छे से, प्राइमरी वैलेंसी क्या था यहां लिख लेते हैं। प्राइमरी वैलेंसी वाज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ठीक है, चलो देखो ऑक्सीडेशन में बताते हैं, न्यूट्रल है ये -1 होता है इस पे, और 2 पे -2 होगा, तो एक साथ लिख दो, एक्स मेथड से नहीं कर रहे। तो फर्स्ट वाले में देखो बेटा, तो 0 न्यूट्रल, यहाँ से -2 आ रहा है, 2 Cl थे और बाहर एक -1 पड़ा है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स से +1 है। कॉम्प्लेक्स से +1 तभी आएगा जब ये +3 होगा कोबाल्ट, +3 -2 बचा +1, तो +3 है। ओके, इसका प्राइमरी वैलेंसी 3 है, और सेकेंडरी वैलेंसी में देखिए 2 Cl है, इसकी डेंसिटी 1 होती है तो 2, यहाँ से 2 इथिलीन डायमीन है जिसकी डेंसिटी 2 होती है, तो 2 2 जा 4 + 2 6, तो इसका आंसर 3,6 से मैच करेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वाले में, या इसको देख लो, इजी है, मैग्नीशियम है, EDTA 4 -4 होता है, बाहर -2 तभी आएगा जब मैग्नीशियम +2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, प्राइमरी वैलेंसी, और बेटा EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है ना, तो ये किससे मैच करेगा, D3 से मैच करेगा। देख लो A1 से D3 से, ऐसा एक ही ऑप्शन है C में बनाया गया है, तो इसी से आपका आंसर आ गया, देखा, इजी वाले केस से। ऐसे इन दोनों का बना सकते हो, तो सिंपल केस था ये, क्वेश्चन अभी पूछा प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के लिए आपसे। ठीक है, सवाल पूछा गया, आगे देखिए, कहता है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड व्हिच गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन बट नॉट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला बताइए जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम क्लोराइड के साथ देगा। बेरियम क्लोराइड के साथ बेटा बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलता, तो मतलब Cl तो बाहर नहीं होगा। अगर ये होता तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता, तो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें सल्फेट बाहर चाहिए। एक ही ऐसा दिया गया है, 1 मोल सल्फेट आयन है, 1 मोल बेरियम के साथ मिलके बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का बना देगा। इजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो तुम्हें टेंशन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो टेंशन कंफ्यूजन। ठीक है, आगे देखिए, एक छोटा सा टर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या सिग्निफाई करता है बेटा, EAN शॉर्ट में बोलते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं किसी सेंट्रल एटम के अराउंड एक कॉम्प्लेक्स में, इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड फ्रॉम द लिगेंड्स। मतलब कुल मिला के सारे इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब जो है सेंट्रल मेटल एटम का, वो EAN होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल मेटल के इर्द गिर्द एक कॉम्प्लेक्स में, इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगेंड्स। तो लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये एक्चुअली हमें हेल्प करने में मदद करता है कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं। मतलब उस कॉम्प्लेक्स के पास अगर उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उनके सेंट्रल एटम के नियरेस्ट नोबल गैस के पास होते हैं, तो वो स्टेबल होता है। जैसे मैम फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए आपको एटॉमिक नंबर लिखना होता है सेंट्रल एटम का, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर घटा दो सेंट्रल एटम की, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड से आ रहे हैं। 2 एग्जाम्पल लिखे मैंने, निकालेंगे दोनों का। देखिए सबसे पहले बेटा आयरन है, इधर आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर देखिए 6 Cn से -6, बाहर -3 है, मतलब आयरन +3 है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3 है, +3 तो -3 हो गया, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द लिगेंड्स। तो एक Cn से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 6 से कितने आने चाहिए, क्या 12 आने चाहिए, बताइए क्या 12 आने चाहिए। हाँ जी, तो 26 - 3 + 12 कितना होगा, 35 होगा। 35 इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया। अब क्या ये स्टेबल है, आप सोचिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो ये नोबल गैस क्रिप्टॉन जैसा 36 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठ जाएगा, है ना, ले लेगा। ठीक है, आगे देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम का बेटा एटॉमिक नंबर 24 है, माइनस
ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पे 0 ही चार्ज रहेगा, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड से आ रही है। तो यहाँ पर देखिए बेटा कार्बोनिल लिगेंड कैसा होता है, बाइडेंटेट होता है। तो एक कार्बोनिल से 2 आ रहे हैं तो 6 से कितने आएंगे 12, तो ये 36 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर स्टेबल है ना। तो मैं यही बोल रही थी, देखो ये पॉइंट आगे मैंने लिखा भी है कि अगर बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के आसपास आ जाएगा सेंट्रल एटम के, तो वो स्टेबल होता है ना। तो कॉम्प्लेक्सेस इन विच इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, दे आर फाउंड टू बी एक्स्ट्रा स्टेबल। हाउएवर ये काफी केसेस में फेल हो जाता है, बट ये मेटल कार्बोनिल्स के लिए अच्छा काम करता है, जैसे मेटल कार्बोनिल्स है इनके लिए, ठीक है। तो कभी वैसे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे ज्यादा आपको इतना टेंशन नहीं लेना, बट इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको एनो लिगेंड नाइट्रोसिल के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर बेटा लीनियर एनो होता है आपके पास लिगेंड, देखिए एक लीनियर एनो हो सकता है, बेंट एनो हो सकता है। तो आपने याद रखना है जो लीनियर एनो होता है ये डोनेट करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, और बेंट एनो डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये अभी याद रखो, आगे मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी। जो बेंट वाला है इट इज गोइंग टू डोनेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था। इसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो हम अगले सेशन से करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन से करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट में फिर हमारी 3 मेन बातें रह जाएंगी। वीबीटी, सीएफटी को साथ में करोगे ना ज्यादा बेटर रहेगा, और आइसोमेरिज्म, ठीक है, वीबीटी सीएफटी आइसोमेरिज्म करेंगे। ओके, चलिए, तो फिलहाल आज के सेशन में हमने क्या किया, लेट अस समराइज ऑल ऑफ दैट। तो आज बेटा हमने बातचीत करी है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की जो इंपॉर्टेंट होती हैं। बेशक डबल सॉल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है। तो डबल सॉल्ट वो जो पूरा पूरा डिसोसिएट कर जाते हैं सोल्यूशन में, जबकि पूरा डिसोसिएट नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल के वेकेंट डी के अंदर लिगेंड अपना लोन पेयर ट्रांसफर करता है वाया द सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, ठीक है। अच्छा, बाकी बेसिक टर्म्स हमने देखी कि लिगेंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद वी हैड डिस्कशंस ऑन द लिगेंड्स के टाइप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं, मतलब कैटायनिक और एनायनिक। उसमें न्यूट्रल और एनायनिक को थोड़ा सा याद रखना है, जो लिस्ट मैंने दी है, ठीक है। एनायनिक में ज्यादा दिया है मैंने बड़ा लिस्ट, उससे पहले जो पेज था तीनों का फ्लो चार्ट उसको याद रखना। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी कि लिगेंड मेटल को कितना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दे रहा है, उसके आधार पे लिगेंड्स की डेंसिटी को हमने क्लासिफाई किया, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट इंपॉर्टेंट थे, निकल +2 का डीएमजी के साथ बेसिक मीडियम में कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं, वो रोजी रेड वाला, ठीक है। और आपका EDTA4- जो हेक्साडेंटेट लिगेंड है वो इंपॉर्टेंट है। फिर हमने IUPAC के बारे में बातचीत किया, जो कहता है पहले आप हमेशा कैटायन को नाम देते हैं, उसके बाद आप लिगेंड को नाम देंगे। अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो आप अल्फाबेटिकली नाम देंगे। अगर लिगेंड के नाम में मतलब लिगेंड एक से ज्यादा है तो बाई ट्राई टेट्रा। अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही बाई ट्राई टेट्रा आता है, बाई नहीं मतलब डाई ट्राई टेट्रा, तो उसके लिए स्पेशल प्रीफिक्स बिस ट्रिस टेट्रा किस लगाते हैं। फिर उसके बाद आप मेटल का नाम लिखते हैं। अगर मेटल बाय चांस एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है तो मेटल के नाम के पीछे एट लगाया जाता है, जैसे फेरेट, प्लम्बेट, है ना, वो सब हमने डिस्कस किया था इस तरीके से, जिंकेट। उसके बाद हमने बात करी वर्नर्स थ्योरी की, जिन्होंने आइडियली पहला थ्योरी दिया था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग समझाने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल 2 तरीके की वैलेंसीज दिखाता है। एक प्राइमरी वैलेंसी होती है जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जिसको हम एनायन से सेटिस्फाई करते हैं। दूसरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको लिगेंड सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है क्या, बताओ, यस। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है, वो ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स का डिसाइड करता है। फिर इसी में हमने कुछ केसेस कंपेयर किए कि अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो कॉम्प्लेक्स में कैसे कंपेयर करते हैं, नंबर ऑफ आयोन्स देखते हैं किसमें ज्यादा है, अगर वो सेम है तो चार्ज ऑन आयोन्स देखते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स किए। फिर हमने कितना मोल प्रेसिपिटेट बनेगा, है ना, वो केसेस लिए। तो मैंने बताया था जितना, जैसे क्लोराइड जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयोन होते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर में सिर्फ वही रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आयोन्स में, है ना, इंटरचेंज हो सकते हैं। तो सिर्फ उसी के हिसाब से हम कितना प्रेसिपिटेट बनेगा बना देंगे। लास्ट में हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखा था।
बस यही किया आज के सेशन में। कल के सेशन में हम वीबीटी, सीएफटी और फिर आइसोमेरिज्म करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेक श्योर करना कि आप यहाँ तक आके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। और जो टेस्ट मैंने बनाया है आज कोऑर्डिनेशन का, उस टेस्ट को जा करके आपने जरूर देना है, समझ गए? तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा इस क्लास के बाद। और टेस्ट आपको अगर नहीं पता कहाँ मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है कोर्स का, फ्री कोर्स बनाया है यूट्यूब पे आपके लिए, उसको जाके एनरोल कर लेना, ठीक है, और टेस्ट देना। बाकी एकलव्य टेस्ट सीरीज में इस बार क्या क्या फीचर्स हैं उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आगे भी बेटा अगर मैं आपको बताऊं जितना बेहतर चीजें हम आपके लिए ला सकेंगे उतना करेंगे। जैसे एकलव्य में इस बार देखिए थ्योरी भी दिया है हमने, फिर असाइनमेंट देते हैं, फिर बच्चा टेस्ट देता है। तो टेस्ट देने से पहले बच्चा थ्योरी भी पढ़ चुका और एक अलग से असाइनमेंट कर चुका है, तो टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम के लिए ज्यादा प्रैक्टिस हो पाती है। और फिर कोई क्वेश्चन में अटकता है तो वीडियो सॉल्यूशंस तो है ही, ठीक है, तो करते रहेंगे यार जब तक है यहाँ पे तुम्हारे लिए। मुंह तो नहीं मोड़ेंगे तुमसे, तो बस जुड़े रहना चैनल पे, सब्सक्राइब रहना, ताकि हम सारा जो है तुम्हारे साथ और ज्यादा लग के मेहनत करके तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सके, ठीक है, यही हमारा भी आइडिया है। थैंक यू सो मच गाइस। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहीं ऐप पे जा करके ले लीजिएगा और टेस्ट जरूर देके मुझे कॉमेंट करके अपने मार्क्स बताना, ठीक है। चलो, दिस इज मी डोरा मैम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। कल मिलेंगे दूसरे टॉपिक्स के साथ, बाय।